इस वीडियो में देखेंगे CGL 2024 में पूछे गए जो भी एक्टिव पैसिव वॉइस के सवाल थे उनका डिटेल्ड सोल्यूशन। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या कोई नया क्वेश्चन पूछा गया, कोई नए तरीके का सवाल पूछा गया एग्जाम में। अगर आप आने वाले वक्त में एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको लेवल का अंदाजा होगा कि जो प्री का लेवल होता है एग्जाम में एक्टिव पैसिव वॉइस का वो कैसा होता है। बनाने का तरीका फिर से वही होगा कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर ट्राई करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपके कितने करेक्ट हुए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन है, लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका। ये सेंटेंस का हमें एक्टिव या पैसिव बनाना है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो लिखा है ये एक्टिव में है या ये सेंटेंस जो लिखा है ये पैसिव में है। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक एक्टिव पैसिव का वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने डिटेल में समझाया था कि एक्टिव और पैसिव कैसे पहचाना जाता है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को खत्म करके वो भी देख लेना। फॉर न्यू स्टूडेंट्स मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, पुराने वाले 2 मिनट पेशेंस रखना बस। देखो, कोई भी सेंटेंस पैसिव में कब होता है, सिर्फ आप ये समझो, कोई भी सेंटेंस पैसिव में कब होता है। 2 चीजें होती है। पहला ये कि उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है। क्या यूज होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। दूसरा, इसके पहले बी फैमिली का कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है। विच मीन्स अगर मैं किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस कह रहा हूं तो ये दोनों बातें उस पर बिल्कुल सही बैठनी चाहिए कि एक तो वर्ब का फॉर्म तीसरे में रहेगा, मतलब जो मेन वर्ब यूज होगा वो वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, और दूसरा इसके पहले बी फैमिली का कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए या मेन वर्ब आना चाहिए। अब जब मैं आपको कह रहा हूं कि बी फैमिली का कोई वर्ब आना चाहिए तो बी फैमिली में वर्ब होते कौन कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं। देखो, इसका बेस फॉर्म होता है बी, तो अगर हमें कहीं बी के बाद V3 लिखा हुआ मिल जाए तो हम समझेंगे कि ये पैसिव है। दूसरा इसका फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस का इज या एम या आर। बहुत आराम से समझना अगर नए बच्चे हो तो अगर हमें किसी सेंटेंस में इज या एम या आर लिखा हुआ मिल जाए और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखा हुआ मिल जाए तो हम समझेंगे कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में। इसके अलावा अगर हम वर्ब के दूसरे फॉर्म की बात करें तो वॉज या वर होता है बी का दूसरा फॉर्म। ठीक है, मैं लिखते चलूं क्या? नोट्स बना रहे तो लिख लो। ये वाला बेस फॉर्म है, ये वाला प्रेजेंट फॉर्म है V1 और V5 का, ये वाला V2 है पास्ट फॉर्म है। ठीक है, क्या बनेगा? वॉज या वर। तो अगर किसी सेंटेंस में हमें वॉज या वर लिखा हुआ मिल जाए और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म मिल जाए तो हम समझ जाएंगे सेंटेंस पैसिव वॉइस में। ठीक है, क्लीन कर रहा हूं इसको लिखने की जगह का मैं। आगे इसका V3 क्या होता है? V3 होता है इसका बिन, जिसका मतलब है अगर हमें किसी सेंटेंस में बिन लिखा हुआ मिल जाए और उसके साथ V3 लिखा हुआ मिल जाए तो हम समझेंगे ये पैसिव में है। इसका V4 होता है बीइंग। इसका मतलब अगर हमें किसी सेंटेंस में बीइंग लिखा हुआ मिल जाए और वर्ब का तीसरा फॉर्म मिल जाए तो हम समझेंगे ये पैसिव में। तो पहला तरीका जो पैसिव पहचानने का होता है वो ये होता है कि इनमें से कोई भी चीज अगर आपको लिखी हुई मिल जाए सवाल में तो आप समझ जाना कि हमारा सेंटेंस पैसिव आएगा। विच मीन्स बी प्लस V3 हो पैसिव होगा, इज एम आर V3 हो पैसिव होगा, वॉज या वर V3 हो पैसिव होगा, बिन V3 हो पैसिव होगा, बीइंग V3 हो पैसिव होगा। 2 चीजें कॉमन है। पहला ये कि सब में V3 यूज्ड है, दिख रहा होगा आपको, और दूसरा ये V3 के साथ जो वर्ब का फॉर्म हम लिख रहे हैं ये सारे के सारे बी फैमिली से बिलोंग करता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, बेस फॉर्म होता है बी, प्रेजेंट टेंस V1 या V5 होता है इज एम आर, पास्ट टेंस या V2 होता है वॉज या वर, V3 होता है बिन और V4 होता है बीइंग। तो इसमें से कोई भी फॉर्म अगर हमें लिखा हुआ मिल जाए V3 के साथ हम समझेंगे ये पैसिव वॉइस है। ये पहली चीज है। ठीक है, अब मैं 2-4 क्वेश्चन शुरू में ना इसको लिखूंगा ताकि अगर कोई नया बच्चा मेरा वीडियो देख रहा हो तो उसे याद हो जाए ये बातें। अगर आपको जनरली ये बातें नहीं पता होती हैं तो अच्छा है कि बार बार रिपीटेशन देखो, चीजें याद रहेंगी। आगे बढ़ूंगा मैं। दूसरा पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका क्या होता है? देखो, जिसको भी आपने सेंटेंस का सब्जेक्ट माना ये 2 पर्पज से सेंटेंस में यूज हो सकता है। या तो ये एक्शन का डूअर होता है या तो ये एक्शन का रिसीवर होता है। मतलब आसान भाषा में जिसको आपने सब्जेक्ट माना या तो वो कोई काम करता है या तो इसके ऊपर कोई काम होता है। जहां पर ये एज अ डूअर काम करेगा, मतलब जहां पर ये कोई काम करने वाला व्यक्ति होगा हम उसे एक्टिव वॉइस बोलेंगे, जबकि जहां पे ये रिसीवर का काम करेगा हम उसे पैसिव वॉइस बोलेंगे। आसान भाषा में जो काम, जिस एक्शन का आप जिक्र कर रहे हो सेंटेंस में, अगर वो काम सब्जेक्ट कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, अगर वो काम सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस में। यही 2 तरीका होता है एक्टिव और पैसिव को अलग अलग करने का। दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर बी का कोई फॉर्म मिले उसके साथ V3 मिले तो पैसिव वॉइस होगा, सब्जेक्ट अगर रिसीवर होगा एक्शन का तो पैसिव वॉइस होगा। इसको छोड़ के हर कंडीशन एक्टिव वॉइस को सेटिस्फाई करता है, सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होता है। कुछ क्वेश्चंस पे हम ये अप्लाई करके देखेंगे
जो बच्चे ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं या ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं, थोड़ा सा आप मैनेज करना। मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में ज्वाइन करते हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनका बेस उतना क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा बेयर करना मेरे साथ। चलो मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका। अब पहला सवाल मेरा ये है कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे होंगे तो भी आप खुद से यही सवाल करेंगे कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। तो मैंने दो तरीके बताए। पहला तरीका वर्ब से पकड़ो। वर्ब पकड़ो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आर कंपोज्ड। यहां का वर्ब क्या है, आर कंपोज्ड। अच्छा, कंपोज्ड तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है, कंपोज, कंपोज्ड, कंपोज्ड, तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। दूसरा, इसके पहले हमें बी फैमिली का कोई ना कोई वर्ब चाहिए। यहां पे आपको दिख रहा होगा आर यूज्ड है, जो कि बी फैमिली का ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, अभी मैंने लिखा था। इसका मतलब हमें मिल गया ये वाला कंडीशन कि इज एम आर यूज्ड है, उसके बाद V3 यूज्ड है। तो हम आंख बंद करके बोलेंगे कि हम पैसिव से डील कर रहे हैं। हम आंख बंद करके बोलेंगे कि हम पैसिव से डील कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप ये भी देख लो, ये जो ट्यून्स हैं जिसको हमने सब्जेक्ट माना है, ये डोमिनिका को कंपोज कर रहा है या डोमिनिका ट्यून कंपोज कर रहा है। ऑब्वियसली ट्यून्स कोई इंसान नहीं है कि वो किसी को कंपोज करेगा, ट्यून्स को कंपोज किया जाएगा। तो जिसको आप वर्ब मान रहे हो कंपोज, ये एक्शन का डूअर नहीं है, ये एक्शन का रिसीवर है। अगर रिसीवर है तो कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। तो पहले सवाल का जवाब हमें यहां से मिल गया कि हमारा जो क्वेश्चन था ये पैसिव वॉइस में था। अब समझते हैं कन्वर्जन कैसे होता है। हम पैसिव टू एक्टिव करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अगेन पुराने बच्चे थोड़ा सा बेयर करेंगे। देखो, जब आप चेंज करते हो तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शंस कटते हैं वो इस बात से कटते हैं कि एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव करते हुए कभी भी टेंस का चेंज नहीं होता है। कभी भी टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। यहां से सबसे ज्यादा ऑप्शन कटेंगे, विच मींस अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है तो आपका पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में है तो आपका पैसिव भी पास्ट टेंस में बनेगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस फ्यूचर टेंस में है तो आपका पैसिव भी फ्यूचर टेंस में बनेगा। कभी भी एक्टिव टू पैसिव करते हुए टेंस का चेंज नहीं होता। इसको नरेशन के साथ कंफ्यूज मत करना। नरेशन में टेंस चेंज होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। सबसे ज्यादा ऑप्शन यहां से कटेंगे। दूसरा, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, एंड वाइसा वर्सा, विच मींस जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव वॉइस का। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहां से भी कटेगा। तीसरा, हम लोग जब किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं। हमेशा सेंटेंस कैसे लिखा होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब भी आप इसको चेंज करोगे, अभी तो मैं थियरी से समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब आप इसे चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब कैसे चेंज होगा, जो हेल्पिंग वर्ब का फैमिली यहां लिखा है आप वही हेल्पिंग वर्ब का फैमिली छोड़ देंगे। मान लो आपके क्वेश्चन में हैज लिखा हुआ है तो हम यहां पे भी हैज या हैव में से कुछ छोड़ेंगे। अगर हैड लिखा हुआ है तो हम हैड छोड़ेंगे। अगर वॉज या वर लिखा है तो हम वॉज या वर छोड़ेंगे। इज एम आर लिखा है तो इज एम आर छोड़ेंगे। मतलब टेंस जिस चेंज को अलाउ करता है उस चेंज को छोड़कर और हेल्पिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होगा। जब भी आपको एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब मिलेगा आप हमेशा इसको दो पार्ट में स्प्लिट करोगे। पहला, ये बी में टूटेगा और दूसरा ये V3 में टूटेगा, ठीक है। मतलब V3 तो फिक्स्ड है भाई, ये तो होगा ही होगा। ये B डिपेंड करता है आपके सेंटेंस का टेंस क्या था। मान लेते हैं हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में था तो हम B का प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। B का प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इज एम आर। अगर आपका टेंस पास्ट टेंस में था तो हम B का पास्ट टेंस लगाएंगे, वॉज या वर, ठीक है। अगर यह हैज या हैव प्लस V3 फॉर्म में था तो हम यहां पे V3 फॉर्म लगाएंगे। मतलब मेन वर्ब जिस फॉर्म में रहेगा हम वही वाला फॉर्म B का चिपका देंगे, ठीक है। ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है कन्वर्जन के वक्त। टेंस का चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। और तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेन वर्ब को हमेशा स्प्लिट करना है B प्लस V3 वाले फॉर्म में। ये B कौन सा फॉर्म लेगा ये मेन वर्ब के फॉर्म पे डिपेंड करता है। V1 या V5 हटाओगे तो B V1 या V5 में आएगा। V2 हटाओगे तो ये V2 में आएगा। V3 हटाओगे तो ये V3 में आएगा। आप मेन वर्ब को कौन से फॉर्म से हटा रहे हो, B का फॉर्म वही लेगा और हेल्पिंग वर्ब जो लिखा है वही लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस सिंगुलर प्लूरल का करने के अलावा और कोई चेंज हेल्पिंग वर्ब में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बोलना वीडियो के शुरू में भूल गया, ये उन बच्चों के लिए वीडियो नहीं है जो पहली बार एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। वरना जितनी बातें मैंने पढ़ाई ना आपको लगा सर कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने, बचपन में तो ऐसा नहीं पढ़ा था। ये उन बच्चों के लिए है जिनका जो ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आए। तो ये प्रैक्टिस का वीडियो है। ये वीडियो मैं बेसिक पढ़ाने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक वाले कोई बच्चे हो तो वीडियो स्किप कर सकते हो।
चलो आते हैं इस पे। तो क्या लिखा हुआ था, लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमेनिका। जब भी हम चेंज करेंगे हम वर्ब को पकड़ेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, आर कंपोज्ड। कंपोज्ड कौन सा टेंस है, ये आर देख के क्या पता चल रहा है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब हमारा जो फॉर्म होगा, हम जिसमें चेंज करेंगे वो हमेशा प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, क्योंकि टेंस का चेंज अलाउड नहीं है, ये बात तो आपके जहन में होगा। आगे अगर हम आर को देखें तो ये कौन सा फॉर्म है, आर प्रेजेंट टेंस है, जिसका मतलब है हमारे एक्टिव में जरूर क्या रहा होगा, V1 या V5, क्योंकि जैसा मैंने बोला अगर आपका मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, मेन वर्ब पास्ट टेंस में है तो बी के फॉर्म को पास्ट टेंस में रखेंगे, मेन वर्ब V3 में है तो बी के फॉर्म को V3 में रखेंगे। यहां मेन वर्ब कौन से फॉर्म में था, कंपोज तो V3 था, उसके साथ क्या लगा हुआ था, बी का कौन सा फॉर्म लगा हुआ था, बी का प्रेजेंट का फॉर्म लगा हुआ था। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में जो मेन वर्ब रहा होगा वो कौन से फॉर्म में रहा होगा, प्रेजेंट में रहा होगा। तो हम ढूंढ रहे हैं कि कंपोज प्रेजेंट टेंस में लिखा होना चाहिए। तो कंपोज को अगर हम प्रेजेंट टेंस में लिखें तो क्या हो सकता है, या तो कंपोज हो सकता है या तो कंपोज्ड हो सकता है, यही दोनों में से कुछ एक हो, सॉरी कंपोजेस हो सकता है, नॉट कंपोज्ड, कंपोजेस हो सकता है, ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ऑप्शन पे आ जाइए, कंपोजेस लिखा है, कंपोजेस लिखा है, विल कंपोज लिखा है, गलत है, हमें विल नहीं चाहिए, कंपोज तो पास्ट टेंस हो जाएगा, नहीं चाहिए। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर है। क्या लिखा हुआ है, डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, डोमिनिका कंपोजेस ट्यून्स लवली, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ट्यून्स यहां का नाउन है, लवली यहां का एडजेक्टिव है। हमेशा एडजेक्टिव पहले होता है, नाउन बाद में। कभी बॉय गुड बोला है क्या, हमेशा क्या बोलते हैं, गुड बॉय। कभी मैन इंटेलिजेंट बोला है क्या, हमेशा क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट मैन। इसका मतलब ये गलत है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूं। आगे क्वेश्चन एंड तक बने रहना, आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। लिखा हुआ है, इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। वर्ब पकड़ो, वर्ब क्या लिखा हुआ है, सॉ। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, दूसरा। क्या इसमें कहीं पर बी का फॉर्म आया है, एक बार फिर से मैं लिखूंगा याद कराने के लिए। बी का बेस फॉर्म क्या होता है, बी। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इज, एम, आर। पास्ट टेंस क्या होता है, वॉज और वर। V3 क्या होता है, बिन। V4 क्या होता है, बीइंग। इन सब के बाद अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाए तो सेंटेंस बन जाता है पैसिव। इनमें से कुछ भी क्या आपको 100 के साथ दिख रहा है, नहीं, कहीं नहीं है। इसका मतलब हमारा सेंटेंस कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। अच्छा, एक्टिव वॉइस में है तो हम क्या करेंगे, इसे पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव में चेंज करने के लिए मैंने क्या समझाया, जरा इसके पहले वाला एग्जांपल देखो। पैसिव में चेंज करने के लिए मैंने क्या समझाया कि मेन वर्ब को उठाइए और उसके साथ B प्लस V3 में उसको चिपका दीजिए। मतलब जो भी मेन वर्ब यूज्ड है उसको B प्लस V3 में रखने का कोशिश कीजिए। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, 100, हम इसे B प्लस V3 में रखेंगे, ठीक है। तो V3 तो इसका 100 का सीन होता है, ठीक है। अच्छा, बी में हम इसको ढालने की कोशिश करते हैं। क्या हम बी के लिए इजएमआर लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम जिसको हटा रहे हैं वो V2 में है। V2 का मतलब ये पास्ट में है, पास्ट में इजएमआर नहीं लग सकता। क्या हम बिन लगा सकते हैं, नहीं, वो V3 के लिए लगता है। क्या हम बिंग लगा सकते हैं, नहीं, वो V4 के लिए लगता है। वॉज या वर लगा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि V2 हटाया, पास्ट हटाया तो पास्ट लेकर आए, तो क्या लगेगा, वॉज या वर। तो हमारे आंसर में वॉज या वर प्लस V3 होना चाहिए, हमारे आंसर में वॉज या वर प्लस सीन होना चाहिए। आ जाओ ऑप्शन पे, वॉज सीन, सीज लिखा हुआ है, नहीं चाहिए। वॉज सीन, सॉ लिखा हुआ है, नहीं चाहिए। अब वॉज सीन दो जगह पे हमें मिल गया है, तो आगे हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 3 को मैं उठा रहा हूं, लिखा हुआ है द टाइगर वॉज सीन बाय द फॉरेस्ट। अच्छा, यहां तो लिखा हुआ था इन द फॉरेस्ट। डूअर कौन है इसका, इशिका। किसे देख रही है, टाइगर को। तो ये उठ के आगे आएगा और ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो द टाइगर लिखा हुआ है। और ये उठ के बाद में जाएगा तो बाय इशिका, ये होना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है। दूसरा, अगर हिंदी मीनिंग देखो तो भी अर्थ का अनर्थ हो रहा है, क्योंकि द टाइगर वॉज सीन बाय द फॉरेस्ट, जंगल ने टाइगर को देखा, कोई सेंस है, नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान हमेशा B प्लस V3 वाले फॉर्म पे रखना, यहीं से एक्टिव पैसिव बनता है। आगे बढ़ेंगे, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। अच्छा, फिर से इसका मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पकड़ो। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा हुआ है, वॉज। मेन वर्ब क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर्ड। अच्छा, प्रिपेयर्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। आप बोलोगे सर दूसरा भी तो होता है। बच्चे, ये पहले भी पढ़ाया है कि दूसरा वर्ब जो भी होगा, अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा तो ये अपने साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके आएगा। अगर कोई वर्ब का V2 और V3 में कंफ्यूज हो, जैसे कि क्लोज का V2 भी क्लोज्ड होता है और V3 भी क्लोज्ड होता है, मैंने इसके आगे लिख दिया वॉज क्लोज, तो अब ये V2 नहीं रहा, अब ये V3 हो गया। इसीलिए क्योंकि V2 कभी भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, और जब भी V3 आएगा किसी सेंटेंस में तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस में प्रिपेयर्ड लिखा हुआ था, हम इसको V2 बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके साथ वॉज आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। इसका मतलब ये पक्का क्या है, V3 है। अच्छा, V3 के पहले क्या लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है। फिर से लिखूंगा, बेस फॉर्म क्या है, बी।
प्रेजेंट टेंस क्या है, इज एम आर। पास्ट टेंस क्या है, वॉज एवर। V3 क्या है, बिन। और V4 क्या है, बिंग। किसकी बात कर रहा हूं मैं बी फैमिली की बात कर रहा हूं। पैसिव किसे कहते हैं, इसमें से कुछ भी हो जाए उसके साथ V3 हो। तो देखो इसमें से वॉज है या नहीं है, उसके साथ V3 है या नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस कौन से वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। हमें क्या करना है भाई, हमें इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस में हम सिंपली ये करेंगे कि ये जो B प्लस V3 है इसको मेन वर्ब बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहां वॉज क्यों आया होगा, इसीलिए क्योंकि हमारा जो मेन वर्ब रहा होगा वो पास्ट में रहा होगा। पास्ट हम किसको कहते हैं, V2 को कहते हैं। जिनको नहीं पता है, प्रेजेंट हम किसको कहते हैं, V1 और V5 को प्रेजेंट कहा जाता है। पास्ट किसे कहते हैं, V2 को पास्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पे मैं कह रहा हूं B प्लस V3 पास्ट टेंस में था, इसका मतलब जरूर हमारा मेन वर्ब पास्ट टेंस में रहा होगा। अच्छा, वर्ब इसमें क्या था, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड अगर पास्ट टेंस में रहा होगा, इसका मतलब प्रिपेयर्ड का V2 रहा होगा। तो प्रिपेयर्ड का V2 लिख देते हैं, जिसका मतलब है हमें हमारे क्वेश्चन में प्रिपेयर्ड लिखा हुआ चाहिए। अच्छा, ये बात भी है कि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, वरना ये V3 में चेंज हो जाएगा। हमें V2 चाहिए, जिसका मतलब वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे प्रिपेयर्ड लिखा हुआ हो। यहां प्रिपेयर लिखा हुआ है, डिड नॉट प्रिपेयर लिखा हुआ है, इस पे आऊंगा मैं। डिड प्रिपेयर लिखा हुआ है, यहां प्रिपेयर लिखा हुआ है, साथ में हैड लगा हुआ है, हैड कहां से आ जाएगा। यहां प्रिपेयरिंग लिखा हुआ है, नहीं चाहिए। ये दो ऑप्शन तो कट गए। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, आगे की बात समझना। अब क्या है, ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। अच्छा, ऊपर देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, सेंटेंस नेगेटिव था। तो ऐसा कोई रूल है कि जब हम पैसिव को एक्टिव में, एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव बन जाएगा? ऐसा तो कोई रूल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 में जहां पे डिड प्रिपेयर लिखा हुआ था, नॉट वर्ड खा गया। कहां है नॉट वर्ड, सेंटेंस तो पॉजिटिव हो गया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है, फिर यहां आपने प्रिपेयर वाले को आंसर क्यों कर दिया। बेसिक में पढ़ाया है, पहले भी पढ़ाया है, फिर से सुन लो। देखो, जब आप किसी चीज को नेगेटिव करते हो ना, और सेंटेंस अगर V1 या V5 में लिखा हुआ है, तो आपको डिड, डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये तीनों अपने साथ हमेशा बेस फॉर्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं आई डांस, तो इसका नेगेटिव आई नॉट डांस नहीं होता, इसका नेगेटिव होता है आई डू नॉट डांस। इसी तरीके से अगर मैं आई डांस्ड बोलूंगा V2 लगा के, तो इसका जो हम नेगेटिव बनाएंगे वो बनेगा आई डिड नॉट डांस। ये जो मैं प्रिपेयर्ड में V2 का एलिमेंट बोल रहा था, वही V2 का एलिमेंट यहां डिड में आ गया, और इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है, इसलिए यहां पे प्रिपेयर लगा हुआ है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ है द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। क्या आपको यहां पे बी डन दिख रहा है? मैं सॉल्यूशन बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं बस आपको एक्टिव पैसिव पहचानना सिखा रहा हूं। बी डन लिखा हुआ है यहां पर। अगर यहां पर बी डन लिखा हुआ है, तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि बी का फॉर्म के बाद V3 लिखा हुआ है? इसका मतलब ये सेंटेंस किसमें है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, सेंटेंस पहचानना सिखा रहा हूं मैं आपको, ये पैसिव वॉइस में। हमसे पूछा है एक्टिव क्या होगा। बहुत आसान है भाई। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें मस्ट का इस्तेमाल कर दिया। मस्ट क्या होता है, एक मॉडल होता है। मॉडल का पैसिव कैसे बनता है? अच्छा, मॉडल अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेगा। तो एक्टिव वॉइस में तो ये स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर है इसका, जो मॉडल यूज हुआ वही मॉडल, उसके बाद बी और उसके बाद V3। जिसका मतलब है अगर ऊपर एक्टिव वॉइस में कैन का इस्तेमाल हुआ, तो पैसिव में भी कैन होगा। अगर एक्टिव में कुड हुआ, तो पैसिव में भी कुड होगा। अगर एक्टिव में मान लो मस्ट यूज कर लिया, तो पैसिव में भी मस्ट यूज कर लेंगे। अगर मान लो वहां पे यूज टू यूज कर लिया, तो हम यहां पे भी यूज टू यूज कर लेंगे। जिसका मतलब है जो मॉडल लिखा हुआ रहेगा, हम उसी मॉडल को उसका पैसिव में यूज करेंगे। वाइस वर्सा उल्टा भी है कि पैसिव में जो मॉडल होगा, हम एक्टिव में वही मॉडल यूज करेंगे। जिसका मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में मस्ट लिखा हुआ था, तो डेफिनेटली हमारे आंसर में भी मस्ट होना चाहिए। और चूंकि ये एक्टिव वॉइस में है, तो मस्ट के बाद बेस फॉर्म भी लगना चाहिए। बेस फॉर्म भी लगना चाहिए। वर्ब क्या था, डन। बेस फॉर्म क्या होगा, डू। तो हम लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें मस्ट डू लिखा हुआ। आ जाओ ऑप्शन पे। यहां मस्ट नहीं लिखा, यहां मस्ट डू लिखा है। यहां शुड कहां से आ जाएगा, विल कहां से आ जाएगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। अब बनाने को तो मैं इसको 3 सेकंड में बना देता अगर मुझे आंसर पिक करना होता, पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुले। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय आर्ट एंथुसियास्ट। अब ये मत समझना मैं हर क्वेश्चन में इतना टाइम दे रहा हूं, ठीक है। शुरुआत के 10 12 15 क्वेश्चन में समझा रहा हूं, फिर हम लोग बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो 5 सेकंड में आंसर करके मैं आगे बढ़ूंगा उसको, ठीक है। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय आर्ट एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, फिर से इसका वर्ब पकड़ो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। मेन वर्ब क्या है, एडमायर्ड। फिर से लिखूंगा मैं, वॉज प्लस एडमायर्ड। क्या मैं ये गलत बोल रहा हूं अगर मैं ये बोलूं कि बी का पास्ट फॉर्म यूज्ड है और उसके साथ V3 यूज्ड है? ये यूज्ड है ना। इसका मतलब क्या मैं गलत बोल रहा हूं अगर मैं बोलूं कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में?
इसे एक्टिव करना है। अच्छा, एक्टिव किस पर डिपेंड करता है? एक्टिव डिपेंड करता है बी का कौन सा फॉर्म आपने लिखा, तो बी का कौन सा फॉर्म लिखा आपने? पास्ट। इसका मतलब एक्टिव में भी जो वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा, वो किस में होगा? पास्ट में। मेन वर्ब पास्ट कब होता है? जब वो वर्ब का दूसरे फॉर्म में होता है, ठीक है। जिसका मतलब जो वर्ब यहां पे यूज था एडमायर्ड, हम ढूंढ रहे हैं इसका V2, विच मींस एडमायर्ड हमें यूज करना है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, ये V2 में होना चाहिए। एडमायर का V2 एडमायर्ड होता है। ऑप्शन पे आ जाइए। एडमायर्ड लिखा है, हैव एडमायर्ड लिखा है, नहीं चाहिए। हैज बीन एडमायर्ड लिखा है, नहीं चाहिए। बीइंग एडमायर्ड कहां से आ गया? गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ही विल बी मेड, क्या आपको यहां पे विल बी मेड दिख रहा है? बी का फॉर्म उसके साथ V3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। इसे एक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा, अभी देखो एक्टिव करने के लिए कि बी का फॉर्म किस में यूज्ड है? बी का फॉर्म तो बी का बी लिखा है, इसका मतलब बेस फॉर्म यूज किया है। अगर बेस फॉर्म यूज किया है तो जब हम इसे एक्टिव में चेंज करेंगे तो हम ये वर्ब, जो वर्ब यूज था उसे भी हम बेस फॉर्म में रखेंगे। तो वर्ब क्या यूज था? मेन वर्ब क्या यूज था? मेड। तो बेस फॉर्म क्या होगा? मेक। अच्छा, मॉडल क्या यूज है? विल। तो विल का तो विल छूटता है, जिसका मतलब हम लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें विल मेक लिखा हुआ हो। यहां शैल बी मेड लिखा हुआ था, गलत है। विल मेक है। विल बी मेकिंग लिखा हुआ था, गलत है। विल बी मेड लिखा हुआ था, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ग्रैब्ड, फिर से वॉज लिखा है, इसके साथ ग्रैब्ड लिखा है, जो वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो क्या मैं इसको ये बोलूं कि बी प्लस V3 यूज था? तो क्या मैं इसको बोलूं कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में था? अच्छा, फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ये बी यहां पे जो यूज्ड है, मतलब जो वॉज यूज्ड है, वो पास्ट टेंस में यूज्ड है। पास्ट टेंस में यूज्ड है। तो जब हम इसको एक्टिव करेंगे तो जो भी मेन वर्ब होगा ये अपने पास्ट टेंस में होगा। और मेन वर्ब पास्ट टेंस में कब होता है? जब वो वर्ब के दूसरे फॉर्म में होता है। तो मेन वर्ब क्या था? ग्रैब। उठा लो और बना दो V2। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? ग्रैब्ड। ग्रैब्ड अगर ये नेगेटिव हुआ, मान लो किसी को ऑप्शन में नेगेटिव हुआ, तो क्या होना चाहिए? डिड नॉट ग्रैब। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आ जाओ ऑप्शन पे। यहां पे हैज ग्रैब्ड लिखा हुआ था, गलत है ना। यहां ग्रैब्ड लिखा हुआ था, हो सकता है आंसर। यहां ग्रैब्स लिखा हुआ था, गलत है। विल ग्रैब लिखा हुआ था, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। लिखा है बाय हुम वॉज ग्रामर टॉट टू यू। देखो, ये वाला मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था, मैं फिर से कवर करूंगा। एक्टिव वॉइस में जब हु रहता है ना, तो पैसिव वॉइस में वो बाय हुम में बदल जाता है, एंड वाइस वर्सा। पैसिव में अगर बाय हुम रहा तो एक्टिव में वो हु बन जाएगा, ठीक है। ये एक चेंज होता है। अब ये पहला इंडिकेशन है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहां पे बाय हुम का इस्तेमाल किया गया है। पर हम यहीं से संतुष्ट नहीं होते हैं, हम लोग हमेशा वर्ब को पकड़ेंगे। तो वर्ब क्या लिखा हुआ था? हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। मेन वर्ब क्या है? टॉट। क्या लिखा हुआ? यहां लिख रहा हूं, वॉज टॉट। जिसका मतलब यह है कि ये बी प्लस V3 में आया कि नहीं आया? बी प्लस V3 में आया, इसका मतलब कौन से वॉइस में है? ये पैसिव वॉइस में। अच्छा, ये जो बी का फॉर्म है, इसको देख के बोलना, ये बी का फॉर्म कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का मतलब कौन से फॉर्म में? V2 में है। वर्ब क्या था? टॉट। तो हमारे क्वेश्चन में या तो टॉट लिखा हुआ होगा या तो डिड टीच लिखा हुआ होगा। मैं डिड टीच क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं एक नजर इस पे भी रख रहा हूं कि ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में डिड निकल के बाहर आ जाता है, जैसे नेगेटिव क्वेश्चन में आता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आई डिड नॉट गो, तो ये नेगेटिव है। डिड आई गो, ये इंट्रोगेटिव है। दोनों केस में डिड निकल के बाहर आता है। इसका मतलब यह है कि यहां पे डिड टीच या टॉट ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन पे आते हैं। यहां हैड टॉट लिखा हुआ है, हैड कहां से आ जाएगा? यहां डिड टीच लिखा हुआ है, हो सकता है आंसर। यहां वर टॉट लिखा हुआ है, वर नहीं चाहिए भाई। यहां टॉट लिखा हुआ है, हु टॉट यू ग्रामर, ठीक है। अच्छा, यहां लिखा हुआ था हु टॉट यू ग्रामर, यहां लिखा हुआ था डिड ही टीच यू ग्रामर। इन दोनों को जब हम लोग पैसिव करेंगे तो हमारा आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट डिफरेंट आएगा? यहां लिखा हुआ था डिड ही टीच यू ग्रामर, ये एक यस नो क्वेश्चन है। हमने बाय होम को इस सेंटेंस से एलिमिनेट ही कर दिया। जबकि पहला लाइन मैंने यही बोला था कि अगर हमारे पैसिव में बाय होम लिखा हुआ है तो हमारा एक्टिव हु से स्टार्ट होना चाहिए। यहां हु कहां है? जबकि वर्ब का फॉर्म यहां सही था, लेकिन यहां पे हु कहां है? नहीं है ना, गलत है ना। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है क्या? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर। लिखा हुआ है विल इलेक्ट। अच्छा, विल क्या है? बेस फॉर्म है। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं? विल बेस फॉर्म कैसे होगा? माफ कीजिएगा। हाँ, विल क्या है? मॉडल है। और मॉडल के बाद क्या लिखा हुआ है? बेस फॉर्म लिखा हुआ है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो वही वाला मॉडल लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं और फिर V3 लिखते हैं। यही तो होता है कि ये बेस फॉर्म जो है
ये चेंज होगा बी प्लस बी थ्री में, ये बेस फॉर्म रह जाएगा, बी का बेस फॉर्म बी ही होता है, उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा और जो मॉडल लिखा है वही होना चाहिए, जिसका मतलब है सबसे पहले तो विल का विल छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे बी, फिर मेन वर्ब क्या था, इलेक्ट था बेस फॉर्म में, उसको चेंज करेंगे बी थ्री में, क्या हो जाएगा इलेक्टेड। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे विल बी इलेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ विल बी इलेक्टेड है, यहाँ हैव इलेक्टेड है, गलत है, यहाँ इलेक्टेड है, गलत है, यहाँ विल बी इलेक्टेड है, ठीक है। तो अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो विल बी इलेक्टेड ए के साथ आंसर होगा, या तो विल बी इलेक्टेड 4 के साथ आंसर होगा। अब क्या लिखा होता है, ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स, कि उसे शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा एज अ डायरेक्टर। फोर्थ में लिखा हुआ है ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर, उसे एक डायरेक्टर इलेक्ट किया जाएगा। अब एसएससी ने आंसर ऑप्शन नंबर 1 को किया, पर मेरा थोड़ा ऑब्जेक्शन है, माइनर ऑब्जेक्शन है 1 के साथ। क्या ऑब्जेक्शन है, मैं आपसे क्लियरली बात कर रहा हूं, इस बारे में ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले ग्रामेटिकली मुझे इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट अपने साथ नॉर्मली एज जनरली एज लेता नहीं है, ठीक है। इलेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, एज का इस्तेमाल इसके साथ आमतौर पर नहीं किया जाता। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है कि इलेक्टेड के बाद एज नहीं आना चाहिए। दूसरा, यहां पे अ डायरेक्टर लिखा हुआ था और यहां पर इसने सिर्फ डायरेक्टर लिखा है, ऐसा नॉर्मली एक्टिव टू पैसिव में नहीं होता कि हम एक आर्टिकल को अपने मन से रिमूव कर दें, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए था। ये क्वेश्चन का आंसर जो 1 दिया था एसएससी ने, ये मेरे हिसाब से गलत है। अब मैं आंसर 4 को क्यों कर रहा हूं, पहला तो देखो अ डायरेक्टर को अ डायरेक्टर छोड़ा है, पर इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ये लग सकता है कि यहां पे बाय द शेयर होल्डर्स नहीं लिखा। देखो नॉर्मली हम लोग बाय वहां हटाते हैं जहां पे चीजें बिल्कुल ऑब्वियस हो, जैसे कि ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अरेस्ट नॉर्मली पुलिस ही करती है, तो वहां पे आप बाय द पुलिस का इस्तेमाल कर हटा सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आई वॉज डिस्टर्ब्ड बाय समवन, अब यहां पे बाय समवन आप हटा सकते हो, क्योंकि आप अगर डिस्टर्ब हुए तो कोई इंसान नहीं आपको डिस्टर्ब किया होगा, ऐसा मान के चलते हैं। यहां पे ये चीज बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है कि शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट करेंगे, डायरेक्टर तो कोई भी इलेक्ट कर सकता है, शेयर होल्डर्स ही करेंगे, ये लिखना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्शन यहां पे भी था कि बाय द शेयर होल्डर्स यहां नहीं लिखा, तो इसको आंसर एसएससी ने नहीं माना। हालांकि मेरे हिसाब से ये ज्यादा सटीक है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से तो आंसर 4 था, हालांकि ये भी 100% एक्यूरेट नहीं है, पर मेरे हिसाब से आंसर 4 था। मेरे हिसाब से ये चैलेंज होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई एम इंटरेस्टेड मैं जानने में कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। फिर से देखना, विल का विल छूटेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं चीजों को, विल का विल छूटेगा। ये देख के क्या आपको अंदाजा लगने लगा आपकी ये पैसिव वॉइस में? 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, क्योंकि बी लिखा हुआ, बी के बाद वी थ्री लिखा हुआ पैसिव वॉइस में। तो हम लोग जब इसको एक्टिव करेंगे तो बेस फॉर्म होना चाहिए, जिसका मतलब हम ढूंढ रहे हैं विल डिलीवर होना चाहिए। विल डिलीवर है, विल हैव डिलीवर्ड है, गलत है। विल बी डिलीवरिंग है, गलत है। यहां तो विल था ही नहीं, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ेंगे। द कंपनी विल लॉन्च, एक्टिव वॉइस में है, विल बेस विल मॉडल है, उसके साथ बेस फॉर्म है। अच्छा, इसको जब चेंज करेंगे तो विल प्लस बी थ्री में चेंज होगा, मतलब विल बी लॉन्च्ड होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे विल बी लॉन्च्ड लिखा हुआ, यहां वॉज लॉन्च्ड है, गलत है। यहां विल हैव बीन लॉन्च्ड है, गलत है। यहां वर बीन लॉन्च्ड है, गलत है। यहां विल बी लॉन्च्ड है, आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। हिस्टोरियंस टेल अस how this country was divided into 3. Now this is an example of a complex sentence, ठीक है, जिसका मतलब है कि इस सेंटेंस में दो सेंटेंस को इंटीग्रेट किया गया है, दो क्लॉजेस को इंटीग्रेट किया गया है। पहला क्लॉज है हिस्टोरियंस टेल अस, दूसरा हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3। अब ये जो टेल है मेन वर्ब, ये हमें बता रहा है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ठीक। जब हम इसे चेंज करेंगे तो टेल क्या है? टेल वर्ब का पहला फॉर्म है, तो हम जब इसे चेंज करेंगे तो बी प्लस बी थ्री में चेंज होगा। ये बी पहले फॉर्म में होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? इज एम आर प्लस बी थ्री, तो इज एम आर टोल्ड में बदलेगा। दूसरा जो पार्ट है इसका, वॉज डिवाइडेड, ये आपको दिख रहा होगा कि वॉज या वर प्लस बी थ्री लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। तो हम इसे एक्टिव में अगर चेंज करेंगे तो किस में चेंज होना चाहिए? डिवाइडेड में। पर हम एक्टिव में चेंज करेंगे क्या? नहीं चेंज करेंगे। दोनों में से कुछ एक ही तो चेंज हो सकता है, या तो हम सेंटेंस को पूरा पूरा पैसिव में रखें, या तो हम पूरा पूरा एक्टिव में रखें, ठीक है। दूसरा, नॉर्मली एक सेंटेंस में हम ये दो चेंजेस नहीं करते हैं अनलेस ऐसा कोई ऑप्शन जबरदस्ती दे दिया जाए। आइए ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखा हुआ है टेल अस, मैंने क्या बोला? इज एम आर प्लस वी थ्री होना चाहिए, यहां हैव आ गया। हैव कहां से आया भाई? वी आर टोल्ड, आर टोल्ड, आर टोल्ड, ये तीनों में से कोई एक आंसर।
ठीक है, तीनों में आर टोल्ड था। अच्छा, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री हैज बीन डिवाइडेड। देखो यहां पास्ट लिखा हुआ था, यहां प्रेजेंट कर दिया। टेंस का चेंज अलाउड है क्या? नहीं ना, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री डिवाइडेड इनटू थ्री। इस सेंटेंस को इसने एक्टिव में चेंज किया, वॉज डिवाइडेड को डिवाइडेड में चेंज किया। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन सही भी है, तो फिर तो ये भी होना चाहिए था कि यहां जो सब्जेक्ट है वो बाद में जाके ऑब्जेक्ट बने। तो कंट्री बटा था और कंट्री ने बांट दिया। क्या ये दोनों सेंटेंस सेम है? नहीं ना, कंट्री किसी के द्वारा ही तो बांटा गया होगा, जिसका मतलब है ये जो दिस कंट्री है, फिर ये तो आगे उठ के ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था, वो तो नहीं किया गया। इसका मतलब ये सेंटेंस को आधा चेंज किया गया, आधा कन्वर्जन किया गया और आधा को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये तो रूल ही वायलेट कर रहा है। ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है, आंसर नंबर 4। अच्छा, इसमें देखना, वॉज डिवाइडेड को वॉज डिवाइडेड छोड़ा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं ना, आमतौर पर एसएससी इसमें कई बार आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देगी दोनों को बदल के। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से अप्रोच करना। ठीक है, जरूरी नहीं है हर सवाल 5 सेकंड में बने, थोड़ा सा टाइम लो। अगर आपको लगता है कि और 10 सेकंड लगाने से क्वेश्चन सही बनेगा तो उसके लिए जाइए, एक्यूरेसी मैटर करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? हैज या हैव प्लस V3, क्योंकि टेकन यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या इसमें से कोई भी बी का फॉर्म है क्या? बी के फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था? बेस फॉर्म होता है, फिर से लिख रहा हूं, बी। प्रेजेंट टेंस होता है इज एम आर, पास्ट टेंस होता है वॉज या वर, V3 होता है बिन, V4 होता है बीइंग। हैज हैव क्या यहां पे लिखा है कहीं? नहीं। इसका मतलब अगर केवल हैज या हैव प्लस V3 है तो ये पैसिव वॉइस पे नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आधा अधूरा पढ़ते हैं वो टेकन को देखते के साथ बोलेंगे सर ये तो पैसिव हो गया क्योंकि V3 यूज्ड है। खाली V3 यूज होना काफी नहीं है, उसके साथ बी का फॉर्म भी होना चाहिए। यहां पे हैज या हैव लिखा हुआ है, कोई भी बी का फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये अभी एक्टिव वॉइस में लिखा सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस में है। हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं सेंटेंस को? पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है उसका वही छोड़ दो। सो हैज या हैव का हैज या हैव छोड़ दिया। अब आप सवाल करोगे सर यहां पे वॉज नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि जिस फैमिली ऑफ हेल्पिंग वर्ब से आया है हमें उसी फैमिली ऑफ हेल्पिंग वर्ब में इसको लिखना है। सो हैज या हैव को हम हैज या हैव करेंगे। हैज या हैव वाले फैमिली में हेल्पिंग वर्ब में अगर आपको नहीं पता है कौन कौन होता है, हैज, हैव और हैड। हैड लिख देने से टेंस चेंज हो जाएगा जो कि अलाउड नहीं है, इसलिए हम हैड भी नहीं लिखेंगे, हम हैज या हैव छोड़ेंगे। अच्छा, V3 को हम चेंज करते हैं तो V3 का तो सबसे पहले V3 बचता है और यहां पर हमें क्या यूज करना है? यहां पे हमें यूज करना है बी का फॉर्म। कौन से फॉर्म में आएगा? वो V3 में, क्योंकि V3 हटाएंगे तो V3 आएगा, V4 हटाएंगे V4 आएगा, प्रेजेंट टेंस हटाएंगे प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट टेंस हटाएंगे पास्ट टेंस आएगा। तो V3 हटा रहे हैं तो बी कौन से फॉर्म में आएगा? V3 में आएगा। V3 क्या होता है? बिन, तो क्या लगेगा? बिन। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे हैज या हैव प्लस बिन प्लस V3 हो। यहां देख लेते हैं, हैज या हैव प्लस बिन प्लस V3, हैज या हैव प्लस बिन प्लस V3, हैज या हैव प्लस बिन प्लस V3। वॉज तो नहीं हो सकता भाई, गलत है ये वाला। ठीक है, आगे आ जाओ, अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। लिखा है दिस ट्रेनिंग, ऑब्जेक्ट क्या था? दिस ट्रेनिंग। तीनों ऑप्शन दिस ट्रेनिंग से स्टार्ट है। दिस ट्रेनिंग हैज बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, ठीक लग रहा है। दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन, यहां पे ऑलरेडी टर्म का यूज किया गया था। ऐसा पहले हमने क्वेश्चन किया जहां पे अपने मन से इसने ए को हटा दिया था, यहां पे इसने ऑलरेडी को हटा दिया। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई एडवर्ब हम हटाएंगे, तो ऑलरेडी तो होगा। तो क्या लिखा है? दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। ऑप्शन नंबर 3, दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द आवर स्कूल। ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, द के साथ कभी भी आवर नहीं आता, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे। रवि विल प्ले द मैच, सिंपल क्वेश्चन। विल प्लस बेस फॉर्म क्या होगा? विल बी प्लेड। विल बी प्लेड इज प्लेड, गलत है। विल बी प्लेइंग, गलत है। विल हैव बीन प्लेड, गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। जैसा मैंने बोला कि अब जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे मैं तेजी से बढ़ूंगा। द कार वॉज रिपेयर्ड, कौन सा वॉइस है भाई? पैसिव वॉइस। अब तक तो पहचाना सीख गए होंगे, लिखा हुआ है वॉज रिपेयर्ड, पैसिव वॉइस है। ये वॉज क्या है? ये बी का पास्ट है, जिसका मतलब जब हम इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा कौन सा टेंस में रखेंगे मेन वर्ब को? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस क्या होता है मेन वर्ब का? V2 होता है, जिसका मतलब हम किस में रखेंगे? हम रखेंगे रिपेयर्ड में। ऑप्शन देखिए, हैज रिपेयर्ड गलत है, रिपेयर्ड इज रिपेयरिंग गलत है, रिपेयर्स गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ लिखा हुआ है मेकिंग। ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, मैं क्यों बोल रहा हूं ये एक्टिव में? पैसिव कैसे पता चलता है? बी का कोई फॉर्म होना चाहिए, यहां नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हम कैसे चेंज करेंगे? वॉज लिखा है
तो हम वॉज या वर में रखेंगे इसको, जैसा मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब की फैमिली नहीं चेंज होती। अच्छा V3 भी तो फिक्स्ड है, जिसका मतलब मेड तो होगा ही। अब ये जो ing था ये V4 को बता रहा था। हम जब इस मेन वर्ब को चेंज करेंगे B प्लस V3 में, तो V3 तो हमने लिख दिया, B कौन से फॉर्म में होगा, जिस फॉर्म में हम मेन वर्ब को हटा रहे हैं। जिसको हम हटा रहे हैं मेकिंग को कौन से फॉर्म में था, V4 में था, तो हम B को भी कौन से फॉर्म में लाएंगे, V4 में लाएंगे। B का V4 क्या होता है, बीइंग। सो हम ढूंढ रहे हैं बीइंग मेड होना चाहिए, वॉज या वर के साथ बीइंग मेड, वॉज या वर के साथ बीइंग मेड। विल लिखा हुआ है नहीं हो सकता, आर लिखा हुआ है नहीं हो सकता, आर लिखा हुआ है नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, ही मस्ट डिलीवर पिज्जा, तो आंसर किस में होगा, मस्ट का मस्ट रहना चाहिए, यहां कैन लिखा है नहीं हो सकता, हैव टू, हैज टू, मस्ट। आंसर होगा 4 नंबर। 18, द लेटर वॉज बीइंग टाइप्ड। अच्छा ये पैसिव वॉइस में है ना, देख के ही पता चल रहा है पैसिव वॉइस में। कैसे देख के पता चल रहा है, यहां पे बीइंग का इस्तेमाल किया गया था, उसके साथ V3 का इस्तेमाल किया गया था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको टाइपिंग लिखेंगे, तभी तो ये पैसिव होगा। और पैसिव हुआ होगा तो बीइंग और टाइप्ड लिखा हुआ होगा, ये बी का फॉर्म है और ये प्लस V3 है, राइट। इसी को तो मिला के टाइपिंग बनाया हमने। तो हम ढूंढ रहे हैं वॉज या वर प्लस टाइपिंग होना चाहिए। यहां इज टाइपिंग लिखा हुआ है, गलत है। वॉज टाइपिंग है, टाइप्स है, गलत है। विल टाइप है, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी। अच्छा हैज प्लस V3 है, कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, तो हैज या हैव का तो हैज या हैव छोड़ेंगे। टेकन V3 है तो उसको तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, टेकन V3 का V3 छूटेगा। पर चूंकि ये V3 है, हम B का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, V3 का फॉर्म लगाएंगे, तो क्या होगा, बिन। तो हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा ऑप्शन जहां पे हैज या हैव प्लस बिन प्लस V3 हो, हैज या हैव प्लस बिन प्लस टेकन हो। हैज टू बी टेकन, टू बी कहां से आ गया, हैड पास्ट हो जाएगा, नहीं कर सकते। हैज बीन टेकन, विल कहां से आ जाएगा, आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। लिखा है सोनम डज नॉट लाइक बनानास। अच्छा सोनम डज नॉट लाइक बनानास, ठीक है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, अच्छा ये बात आप समझते हैं ना कि ये सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए डज निकल के बाहर आया। अगर मैं ये बोलता कि सोनम को बनानास पसंद है तो इसका फिर होता सोनम लाइक्स बनानास, राइट। हमने जब नेगेटिव किया तो लाइक्स टूट के डज नॉट लाइक में बदल गया। पर मुद्दे की बात तो यही है कि वर्ब का पांचों फॉर्म यूज्ड है इसमें। तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो V1 या तो V5, मतलब प्रेजेंट टेंस। तो हम इसको जब B प्लस V3 में चेंज करेंगे, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अगर B प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, या तो इज या तो एम या तो आर, और उसके साथ क्या होगा, V3। सो इज एम आर प्लस V3 होना चाहिए। यहां आर नॉट लाइक्ड हो सकता है, हैड कहां से आया भाई, इज नॉट लाइक्ड हो सकता है, हैव बीन नॉट लाइक्ड नहीं हो सकता। अब या तो 1 आंसर या तो 3, दोनों में क्या अंतर है। बनानास आर, बनानास, बनाना इज, देखो यहां बनानास लिखा हुआ था। क्या ऐसा कोई रूल है कि हम जब पैसिव एक्टिव टू पैसिव करेंगे या पैसिव टू एक्टिव करेंगे तो नंबर बदल देंगे उसका, सिंगुलर को प्लूरल, प्लूरल को सिंगुलर, नहीं ऐसा नहीं है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, बनानास आर नॉट लाइक्ड। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। लिखा है साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग, फिर से मेन वर्ब को पकड़ा, क्या बनेगा, वॉज या वर, फिर क्या बनेगा, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग के लिए बीइंग बनाएंगे और फिर क्या कर देंगे, कंडक्टेड। मैं मान के चल रहा हूं ये सब चीजें अब आपको समझ में आ गई हैं, अगर आप नए बच्चे भी हो तो वॉज या वर का वॉज या वर छूटना चाहिए। यहां हैड लिखा हुआ है, यहां हैज लिखा हुआ है, यहां हैज लिखा हुआ है, यहां वर लिखा हुआ था। आंसर होगा 22 पे। द ड्रग द ड्रग पेडलर वॉज अरेस्टेड बाय द नार्कोटिक्स टीम, लिखा हुआ है वॉज अरेस्टेड, पैसिव वॉइस में है। कितने क्वेश्चन ऐसा कर चुके हम लोग, एक्टिव में V2 रहा होगा। हम लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां अरेस्टेड लिखा हुआ हो, अरेस्ट लिखा हुआ है, अरेस्टेड है, वॉज अरेस्टेड है नहीं चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, हैज अरेस्टेड है नहीं चाहिए। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। आई विल नेवर ओवरलुक, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, मेन वर्ब क्या है, ओवरलुक। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, विल प्लस बी प्लस V3, विल बी ओवरलुक। ये बी हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि विल के बाद बेस फॉर्म लगता है, ये मेन वर्ब बेस फॉर्म में था इसलिए बी आया। यहां V3 होता तो बिन लिखते हैं, V4 होता तो बीइंग लिखते, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, विल बी ओवरलुक। आई विल नेवर भी है, ध्यान दीजिएगा। देखा, दिस क्रिएटिविटी विल नॉट नेवर, नॉट और नेवर एक ही साथ, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। विल नेवर बी ओवरलुक्ड हो सकता है, विल बी ओवरलुक्ड, नेवर कहां गया, खा गए हम, गलत है। विल बीइंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, हु इनवाइटेड यू टू दिस पार्टी। अच्छा हु है तो डेफिनेटली जब हम पैसिव करेंगे तो किस में चेंज होगा, बाय हुम में, राइट। अच्छा इनवाइटेड लिखा हुआ है, इनवाइटेड लिखा हुआ है, जो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, दूसरा। हम इसको वॉज प्लस V3 में चेंज करेंगे, राइट।
अगर हम इसको वॉज प्लस V3 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वॉज या वर होना चाहिए, और उसके बाद V3 मतलब क्या, इनवाइटेड होना चाहिए। सो वॉज या वर, इनवाइटेड ढूंढ रहे हैं हम। वर यू इनवाइटेड लिखा है, यू वर इनवाइटेड लिखा है, आर यू, आर तो हो नहीं सकता, यू आर, आर तो हो नहीं सकता। अब ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं बोलूंगा राम इज माई फ्रेंड, तो ये सेंटेंस फुल स्टॉप लेगा। मैं बोलूंगा इज राम माई फ्रेंड, तो ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो फुल स्टॉप लग रहा है, इसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है। मतलब जहां कहीं पे भी आपको इंट्रोगेटिव बनाना हुआ, पहले वर्ब आता है बाद में सब्जेक्ट आता है। ये तो इंट्रोगेटिव बनाना था ना हमें, तो पहले वर्ब आना चाहिए, यहां पहले सब्जेक्ट आ गया, गलत हो गया। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। डोंट लेट डिलन फूल यू। अब देखो लेट वाले क्वेश्चंस का पैसिव कैसे बनता है, इस पे बच्चों को डाउट होता है, तो मैंने एक अलग से स्लाइड डिजाइन कर दिया इसके लिए। एक बार मैं पहले स्लाइड एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। लिखा है कि व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट इट यूजुअली इंडिकेट्स अ रिक्वेस्ट, सजेशन और कमांड। जब भी आप किसी सेंटेंस को लेट से शुरू करते हो, आमतौर पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है और ये कमांड या रिक्वेस्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का सेंस देता है। पैसिव में आप जब इसको करते हो तो कैसे बनेगा पैसिव, लेट का लेट छूटेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी प्लस V3 आएगा, पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3, तो लेट का तो लेट रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना और बी प्लस V3 जैसा होता है वैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए लेट हिम डू इट, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, उठ के आगे आएगा, तो क्या होगा, लेट इट, उसके बाद बी प्लस V3 बी डन बाय हिम, राइट, इसी तरीके से बनेगा। अच्छा, जब ये नेगेटिव कमांड होता है, व्हेन अ कमांड स्टार्ट्स विद डू नॉट लेट, ये तो नेगेटिव कमांड है, मत करने दो, इट कैन बी कन्वर्टेड टू डू नॉट प्लस बी प्लस V3। मतलब जब आप डू नॉट लेट वाले सेंटेंस बनाओगे, नेगेटिव कमांड वाले सेंटेंस बनाओगे, तो क्या होता है, डू नॉट प्लस बी प्लस V3। कॉमन क्या है, बी प्लस V3 होगा ही होगा। हम लेट का लेट छोड़ते हैं, और अगर नेगेटिव कमांड होता है तो डू नॉट लेट को हम डू नॉट कर देते हैं। यहां क्या लिखा हुआ था, डू नॉट लेट एनीवन एंटर। सो हमने कैसे बनाया, डू नॉट को डू नॉट छूटा, लेट हटा दिया है हमने यहां से, बी होगा, उसके बाद V3 होगा, देखो बी प्लस V3 है, डू नॉट बी एंटर्ड बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल्स हैं यहां पे, पढ़ लो एक बार। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, उठ के आगे आएगा, लेट द वर्क बी प्लस V3 बी कंप्लीटेड बाय हिम। लेट देम फिनिश द असाइनमेंट, लेट द असाइनमेंट बी फिनिश्ड बाय देम। डू नॉट लेट एनीवन डिस्टर्ब हर, सो डू नॉट का डू नॉट छूटेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डू नॉट बी प्लस V3 डू नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन। आ जाओ सवाल पे, क्या लिखा हुआ है, डोंट लेट डिलन फूल यू, तो वही बात तो है, डू नॉट लेट, तो डू नॉट का डू नॉट से स्टार्ट होता है, देखो चारों ऑप्शन डू नॉट से स्टार्ट। उसके बाद क्या बोला गया था, बी प्लस V3 होगा, देखना यहां पे डू नॉट के बाद क्या होगा, डू नॉट के बाद बी प्लस V3 होगा, तो डू नॉट के बाद बी प्लस V3 होगा, यहां एवर लिखा हुआ है, गलत है, क्लीन कर रहा हूं थोड़ा इसको, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, डू नॉट बी फूल्ड बाय डिलन, यहां पे क्या लिखा, डू नॉट हैव बीन फूल्ड, डू नॉट बी फूल्ड। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है क्या, उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन है, द टीम विल अनाउंस द विनर टुडे। फिर से वही चीज है, विल के बाद बेस फॉर्म है, इसे चेंज करेंगे हम। मॉडल के बाद अगर बेस फॉर्म लिखा होता है तो कैसे चेंज करते हैं उसे, मॉडल होगा, बी होगा, V3 होगा, जिसका मतलब है हम लोग ढूंढ रहे हैं विल बी अनाउंस्ड। यहाँ विल अनाउंस है, नहीं हो सकता, विल अनाउंस है, नहीं हो सकता, विल बी अनाउंस्ड है, विल बी अनाउंस्ड है, ठीक है। अब दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, यहाँ लिखा है द विनर विल बी अनाउंस्ड, यहाँ लिखा है टुमारो विल बी अनाउंस्ड। भाई टुमारो तो एडवर्ब ऑफ टाइम था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट द विनर था, तो जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव में तो द विनर से शुरू होना चाहिए था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। लिखा है द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स, द चिल्ड्रन हैव मेड, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हैज या हैव के बाद जब V3 होगा तो हम हैज या हैव को हैज या हैव छोड़ेंगे, इसके बाद बी प्लस V3 के फॉर्म में हम यहाँ बिन लगाएंगे क्योंकि हम V3 हटा रहे हैं, और उसके साथ V3 होगा। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे हैज या हैव के बाद बिन लगा के V3 हो। यहाँ हैज बिन मेड है, यहाँ इज बीइंग मेड है, नहीं हो सकता, यहाँ हैज बिन मेड है, यहाँ हैड मेड है, नहीं हो सकता। अब दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, लिखा है द बॉक्स हैड बिन मेड बाय द चिल्ड्रन, यहाँ लिखा है द बॉक्स हैज बीन मेड। अच्छा यहाँ पे मैंने हैड को भी आंसर कर दिया था क्या,
गलत नहीं, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हम लोग ढूंढ रहे थे हैज या हैव, दिखा नहीं मुझे, और एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, दिखता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्सर्ट फॉर चैरिटी। फिर से आर ऑर्गेनाइजिंग है, जिसका मतलब हम जब इसे चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग को हम बी प्लस V3 में रखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग V4 है तो क्या यूज होना चाहिए? बीइंग यूज होना चाहिए, और उसके साथ V3 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सो क्या होगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस ऑर्गेनाइज्ड। आ जाओ, इज ऑर्गेनाइजिंग गलत है, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, आर ऑर्गेनाइजिंग, बीइंग कहां है? नहीं हो सकता, आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। अच्छा, हमारा सवाल जो था वो दे से स्टार्ट था, तो जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो दे उठ के बाद में जाएगा, बाय के बाद जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट है, यहाँ दे से स्टार्ट है, मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। लिखा है आई विल बी गिफ्टेड। अच्छा, ये कौन से वॉइस में है भाई? ये पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला हमें पैसिव वॉइस में है? मॉडल यूज था, मॉडल के बाद बेस फॉर्म की जगह पे बी प्लस V3 यूज था, तो डेफिनेटली ये पैसिव होगा। अच्छा, एक्टिव कैसे करेंगे? मॉडल यूज करेंगे और इसके बाद जो भी मेन वर्ब था उसे उसके बेस फॉर्म में रखेंगे, यही तो होगा। जिसका मतलब है सबसे पहले तो विल का विल छूटेगा और गिफ्टेड का गिफ्ट होगा। ऑप्शन पे आ जाओ, विल गिफ्ट, आर गिफ्टिंग, आर कहां से आ गया? गिफ्टेड नहीं हो सकता, गिफ्ट नहीं हो सकता। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। 30, मार्था मेड पैनकेक्स यस्टरडे। सो मेड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, चेंज करेंगे was या वर प्लस V3, मतलब इसे जब चेंज करेंगे तो बी यूज करेंगे, बी प्लस V3। वी कौन सा टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। बी का पास्ट टेंस क्या होता है? was या वर, तो होगा was या वर प्लस V3। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे was या वर प्लस मेड लिखा हुआ हो। यहां वर मेड है, यहां हैड बीन मेड है, नहीं हो सकता। यहां was मेड है, यहां वर बीइंग मेड है। बीइंग कहां से आया? ऊपर तो ING था नहीं। अच्छा, पैनकेक्स प्लूरल है ना, तो फिर इसके साथ was कैसे यूज कर रहा है? गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। 31, he will give a lecture on personality development। will give मतलब मॉडल प्लस give क्या है? बेस फॉर्म। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? मॉडल प्लस बी प्लस V3। सो विल बी गिवन होना चाहिए, गिव का V3 गिवन होता है, विल बी गिवन, विल बी गिवन, विल बी गिविंग नहीं है आंसर, विल बी गिवन। यहां कैन बी गिवन, कैन बी गिवन तो नहीं हो सकता भाई, या तो आंसर 1 है या तो आंसर 3 है। अब देख लेते हैं 1 में क्या लिखा है। अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विल बी गिवन बाय हिम। इधर लिखा है अ लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय हुम। बाय मी भी हो सकता है, बाय यू भी हो सकता है, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि बाय हम वहां हटाते हैं जहां चीजें ऑब्वियस हो। यहां पे हटा दिया गया है अपने मन से, जबकि यहां पे आपको दिख रहा होगा बाय हिम लिखा हुआ था। अगर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बाय प्लस एजेंट है तो फिर हम इसको प्रेफरेंस क्यों देंगे? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। डाउट है तो बताना कमेंट में, ठीक है, मैं क्लियर करूंगा वहां पे। 32, हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स। देखो वेक्स ना सिनोनिम में बहुत बार पूछा है। वेक्स का मतलब क्या होता है? टू इरिटेट। जिनको नहीं पता है लिख लेना, वेक्स का मतलब होता है टू इरिटेट। ठीक है, लिखा हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स। उसका जो बिहेवियर है ना, उसकी जो हरकतें वो कभी कभी मुझे बिल्कुल चिढ़ा देती है। सो वेक्सेस लिखा है यहाँ पे जो वर्ब का 5वां फॉर्म है। जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो V प्लस V3 लगेगा। ये बी का फॉर्म कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। क्यों प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए? क्योंकि V5 प्रेजेंट टेंस होता है। अच्छा, अगर ये प्रेजेंट टेंस होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए? इज होगा, एम होगा, आर होगा। हमने बी को प्रेजेंट टेंस में रखा है और इसके साथ V3 होगा। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे इज एम आर प्लस वेक्स लिखा हुआ हो। यहाँ पे वेक्स लिखा हुआ है, गलत है। अच्छा, यहाँ सॉरी गलत नहीं है, यहाँ पे एम लिखा हुआ था, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एम लिखा हुआ था, मैंने समटाइम्स को देखा था। ठीक है, सो एम के साथ क्या होगा? V3 होगा, सही लग रहा है ये वाला। यहाँ पे इज बीइंग वेक्सिंग है, बीइंग कहां से आ गया भाई साहब? यहाँ वेक्सेस लिखा हुआ है, नहीं चाहिए। यहाँ पे इज वेक्स्ड है, हो सकता है। अब दोनों में से कोई एक आंसर है, या तो 1 या तो 4। 1 में क्या लिखा हुआ है कि आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? हिज बिहेवियर, जो आगे जाके क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके पहले बाय लगेगा। ये ऐसा ही पैसिव बनता है ना। यहाँ लिखा हुआ हिज बिहेवियर। अच्छा, सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट छोड़ दिया, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। 33, दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। लिखा है हैव बिल्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं ना, हैज या हैव प्लस V3 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्टिव है। पैसिव करेंगे हैज या हैव रहेगा। चूंकि मेन वर्ब V3 में था, हम बी को V3 में रखेंगे, क्या हो जाएगा? बिन, और उसके बाद लगेगा V3। सो हम ढूंढ रहे हैं हैज या हैव प्लस बिन प्लस बिल्ट। हैज बिल्ट नहीं, बिन भी चाहिए हमें। यहां लिखा है हैज बिन बिल्ट, हैज बिन बिल्ट,
हैज बीन बिल्ट, 3 ऑप्शन में है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अ न्यू ब्रिज बाय देम हैज बीन बिल्ट। अच्छा, अ न्यू ब्रिज बाय देम, यहां आएगा बाय देम। कैसे लिखते हैं हम लोग पैसिव को? पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, तब तो किसके द्वारा किया गया? बाय प्लस एजेंट आएगा, तो ये तो गलत है। लिखा है द रिवर हैज बीन बिल्ट, भाई नदी को ही बना दिया गया, ठीक है, कोई सेंस नहीं है। अ न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय देम, एक नया पुल उनके द्वारा बनाया गया नदी के दोनों तरफ। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? बढ़ेंगे अगले सवाल पर। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल इन द सिटी। लिखा है आर बिल्डिंग, चेंज करेंगे, बिल्डिंग को जब चेंज करेंगे तो बीइंग प्लस V3 होगा, जिसका मतलब है बीइंग बिल्ट होना चाहिए, बीइंग बिल्ट होना चाहिए। ऑप्शन पे आ जाइए, यहां पे बी बिल्ट लिखा हुआ है, गलत है। वॉज बिल्ट नहीं चाहिए, बीइंग बिल्ट, बिन बिल्ट नहीं चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। 35 बाय हुम वर यू इंजर्ड, पैसिव वॉइस में है। बाय हुम किस में बदलता है? हु में, पहले कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद यहां लिखा हुआ था वर इंजर्ड, जिसका मतलब ये है, ये तो V3 है, ये वर क्या है? बी है। बी प्लस V3 में पास्ट टेंस था, बी का फॉर्म पास्ट टेंस का था। इसका मतलब जो मेन वर्ब होगा इंजर्ड, वो जरूर एक्टिव वॉइस में पास्ट टेंस रहा होगा। पास्ट टेंस किसको बोलते हैं? V2 को बोलते हैं। इसका मतलब हमें हमारे सवाल में इंजर्ड लिखा हुआ होना चाहिए, इंजर्ड लिखा हुआ होना चाहिए। यहां हैड इंजर्ड है, गलत है। हैड बीन इंजरिंग है, गलत है। इंजर्ड है, हो सकता है हैज इंजर्ड है, गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब कोई बच्चा अगर बेसिक नहीं जानता तो वो ये पूछेगा सर यहां भी इंजर्ड था, यहां भी इंजर्ड था, आपने बोला इंजर्ड होना चाहिए, फिर इसे क्यों काटा? मैं जो इंजर्ड बोल रहा हूं ये V2 है, फिर से समझा रहा हूं। इसके पहले जैसे आप कोई हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे V3 बन जाएगा, तो ये V3 था, नहीं चाहिए था, V2 चाहिए था। ये V3 था, नहीं चाहिए था, V2 चाहिए था, इसलिए हमने आंसर 3 को किया है। 36 पे पढ़ेंगे। लिखा है वर द प्लांट्स बीइंग ग्राफ्टेड बाय द गार्डनर, पैसिव वॉइस है, बीइंग ग्राफ्टेड। अच्छा, बीइंग ग्राफ्टेड क्या बी प्लस V3 का फॉर्म है या नहीं है? ये बी कौन सा फॉर्म है? मेन वर्ब जिस फॉर्म में रहा होगा, इसका मतलब है मेन वर्ब जरूर V4 में रहा होगा। अगर V4 में रहा होगा तो क्या होना चाहिए था? ग्राफ्टिंग होना चाहिए था। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर, जिसका मतलब है वॉज या वर प्लस ग्राफ्टिंग होना चाहिए था, यही हमारा सवाल बनता। आ जाइए क्वेश्चन पे। वॉज ग्राफ्टेड, ग्राफ्टेड नहीं चाहिए भाई, ग्राफ्टिंग चाहिए। वर ग्राफ्टिंग, वर ग्राफ्टिंग, वॉज ग्राफ्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाओ। लिखा है वर द प्लांट्स, ध्यान दीजिएगा यहां का सब्जेक्ट था द प्लांट्स, तो जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ना। यहां तो द प्लांट्स आना नहीं चाहिए, यहां क्या आना चाहिए? जो बाय के बाद लिखा हुआ है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो यहां तो गार्डनर आना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं, आंसर नहीं है। अच्छा, यहां लिखा हुआ है कि वर द गार्डनर, यहां लिखा हुआ है वॉज द गार्डनर। अब सोचो, गार्डनर मतलब जो बगान की मतलब देखभाल करता है उसे गार्डनर कहता है। अच्छा, गार्डनर जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? गार्डनर्स था कि गार्डनर था? ऑब्वियसली गार्डनर था, जिसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर था, तो वर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? वॉज। 37 वाई आर यू रिपीटेडली कॉल्ड बाय हर, लिखा हुआ है आर हेल्पिंग वर्ब कॉल्ड मेन वर्ब, जिसका मतलब है हमें बी प्लस V3 मिल चुका है। बी में क्या लिखा हुआ था? आर, V3 में क्या लिखा हुआ था? कॉल्ड। अच्छा, ये बी देख के हम मेन वर्ब का अंदाजा लगाते हैं। ये कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में मतलब V1 या V5 होना चाहिए, जिसका मतलब ये है मेन वर्ब या तो V1 में रहा होगा या तो V5 में रहा होगा, तो या तो कॉल होगा या तो कॉल्स होगा। आ जाओ ऑप्शन पे। लिखा है व्हाई शी कॉल्स यू रिपीटेडली, हालांकि यहां कॉल्स है पर पढ़ते हुए मुझे ये सेंटेंस गलत लगा। क्यों गलत लगा? क्योंकि फिर से वही बात है, राम इज माय फ्रेंड, इज राम माय फ्रेंड। अगर हम क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, पहले तो सब्जेक्ट होगा नहीं। इस क्वेश्चन में पहले शी लिख दिया, पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा? वर्ब लिखा। गलत है ना? जब भी इंट्रोगेटिव होता तो पहले क्या होता है? वर्ब, बाद में क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ये गलत है या नहीं है? आगे वाई वॉज, वॉज नहीं चाहिए भाई साहब। वाई हैड, हैड भी नहीं चाहिए हमें। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला था यहाँ कॉल्स होना चाहिए, शी लिखा हुआ है सिंगुलर, फिर यहाँ कॉल क्यों हुआ? ऑलरेडी बता चुका हूं इसी वीडियो में। यहाँ डज लिखा हुआ है, जब आप इंट्रोगेटिव या नेगेटिव करते हो तो डू डज डिड निकल के बाहर आता है, उसके बाद बेस फॉर्म होता है, इसलिए ये कॉल रहेगा। यहाँ जो V5 का इंपैक्ट है शी की वजह से, वो डज ले लेगा। 38 दीपेश विल सेंड, फिर से विल का विल छूटेगा, सेंड को हम बी प्लस V3 में चेंज करेंगे। अब बेस फॉर्म है तो बी का तो बी रहेगा, और V3 में चेंज करेंगे तो सेंट होना चाहिए। सो हम ढूंढ रहे हैं विल बी सेंट, यहां तो वुड लिखा हुआ है भाई साहब, गलत है, विल है। अच्छा, विल के साथ हैव है, हैव कहां से आ गया? विल बी सेंट, यहां वुड लिखा हुआ है, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। 39 हाउ हैव दे बीन ऑर्डर्ड बाय द मिनिस्टर, क्या आपको यहां पे बी प्लस V3 दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। इसका मतलब यह है ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? हैव। तो हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो किस में होना चाहिए? हैज या हैव के साथ होना चाहिए, उसके साथ V3 होना चाहिए। मैं V3 क्यों बोल रहा हूं? तभी तो जब हमने इसको चेंज किया तो बिन को V3 में रखा,
और उसके बाद V3 आया है, जिसका मतलब ये हैज या प्लस V3 होना चाहिए। ऑप्शन पे आ जाओ, हैड लिखा हुआ है, गलत है। डिड लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ हैज है, यहाँ हैव है, दोनों के बाद V3 है। अब यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का अंतर है, कर लेते हैं। लिखा हुआ है हाउ हैज द मिनिस्टर, हाउ हैव द मिनिस्टर। सब्जेक्ट क्या था? मिनिस्टर। सिंगुलर है या प्लूरल है? जहां तक मेरी समझ है ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हैव कैसे लगाएंगे? हैज होना चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। लिखा है कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोएम। लिखा हुआ है कैन एक मॉडल है, कंपोज बेस फॉर्म है, मॉडल प्लस V3 में चेंज होता है, मॉडल प्लस P प्लस V3 में चेंज होता है। अच्छा, कैन का तो कैन छूटेगा, यहां पे एन इंस्पायरिंग पोएम कैन लिखा होता भैया, ये इंट्रोगेटिव है, पैसिव इंट्रोगेटिव बनेगा, गलत है। कैन कैन कैन, यहां तक तो ठीक है। अच्छा, कंपोज को हमने चेंज किया तो क्या बनना चाहिए? बी कंपोज्ड, राइट। यहां लिखा हुआ है बी कंपोज्ड, यहां बी नहीं है, केवल कंपोज्ड है, गलत है। यहां बी कंपोज लिखा हुआ है, ठीक। अब देख लो, लिखा हुआ है कैन एन, ऑप्शन में छाट रहा हूं 2 और 4 को, कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बी कंपोज्ड बाय यू। इसमें कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बी कंपोज्ड, अगेन यहां पे ये चीज ऑब्वियस नहीं है कि किसके द्वारा कंपोज किया जा रहा है। मेरे द्वारा भी हो सकता है, आपके द्वारा भी हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी हो सकता है। इसका मतलब यहां पे हमें बताना पड़ेगा ये बाय प्लस यू ऑब्वियस नहीं है, हम नहीं हटाएंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये बात पे बहुत सारे ऑप्शन कट रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एसएससी ये करवट बदल रही है इस तरफ, तो आगे आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बाय कहां हटाना है और कहां नहीं हटाना है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जहां चीजें ऑब्वियस हो, समबडी लिखा हो, एनीबडी लिखा हो, वहां पे हटता है, अदरवाइज रहता है। 41, द ट्यूटर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट। कौन सा वॉइस है ये? वॉज लिखा हुआ है, इसके बाद V4 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, हम चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या था? वॉज, तो हमें तो हेल्पिंग वर्ब का वही छोड़ना पड़ेगा, तो हैज या सॉरी वॉज या वर तो रहेगा ही। टीचिंग को चेंज करेंगे तो बी लगेगा, बी का कौन सा फॉर्म? ING वाला, जिसका मतलब ये है V4 हटाएंगे तो क्या लगेगा? बीइंग लगेगा, और उसके बाद V3 लगेगा, तो V3 क्या होता है? टॉट। तो क्या बनेगा? वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस टॉट। आ जाओ, वॉज नॉट टॉट नहीं हो सकता, वॉज टीचिंग, नॉट कहां गया भाई? गलत है। was not being teaching नहीं, being taught चाहिए, was not being taught। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42, पीपल नो स्टेलेनबॉस्क फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डिलीशियस स्ट्रीट फूड्स। लिखा है कि पीपल नो, वर्ब यहां पे क्या यूज किया गया है? नो, KNOW, नो। वर्ब का पहला फॉर्म है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो B प्लस V3 में रखेंगे। अच्छा, ये जो B है ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या होता है इसका? या तो इज, या तो एम, या आर। तो होना किस में चाहिए? इज एम आर प्लस V3, जिसका मतलब है इज एम आर प्लस नोन। ऑप्शन पे आइए, वॉज नोन लिखा हुआ है, गलत है, हमें इज एम आर चाहिए, इज नोन। हैड बिन नोन लिखा हुआ है, हैव बिन नोन लिखा हुआ है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, आज तक आपने इस तरीके से कभी एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा है, ये सबसे एक्यूरेट तरीका है आंसर निकालने का, साथ ही साथ टाइम बचाने का। और ऐसा नहीं कोई ट्रिक है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली उस तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से एक्टिव पैसिव को डिजाइन किया गया था। तो ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज आपको मैं बता रहा हूं, ये कोई ट्रिक और टेक्निक नहीं है, ये सब फैंसी नाम इसको मत देना, ये कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव का, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब अगर आपको ये मेहनत मेरी अच्छी लग रही है, पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप पुराने बच्चे हो तो शेयर करना मत भूलना, बार बार ये वाली चीज मैं बोलता हूं। लाइक जरूर कर देना ताकि YouTube को पता चले कि लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, वो इस वीडियो को प्रमोट करे। साथ ही साथ में भूलना मत कमेंट में ये बताना कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए, ठीक है। सो 43 पे आते हैं। लिखा है कि पीपल विल रेस्पेक्ट हिज ब्रावाडो। लिखा है पीपल विल रेस्पेक्ट। अच्छा, विल मॉडल है, चेंज करेंगे, विल मॉडल प्लस बेस प्लस B प्लस V3 होगा, जिसका मतलब ये है कि विल बी रेस्पेक्टेड होना चाहिए। यहाँ विल बीइंग लिखा हुआ है तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। विल बी के बाद रेस्पेक्टेड होना चाहिए, रेस्पेक्ट नहीं, V3 यूज होता है पैसिव में। विल हैव कहां से आया भाई? आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 4। 44, डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। ये सब क्वेश्चन आ जाता है, मौज ही आ जाती है बिल्कुल। बीइंग कलेक्टेड मतलब जरूर हमारे क्वेश्चन में कलेक्टिंग रहा होगा, उसी को तो चेंज करना किया है हमने बीइंग कलेक्टेड में। आज ऑप्शन पे हैज कलेक्टेड, कलेक्टिंग कलेक्टिंग कलेक्टिंग। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या था? इज। सो इज लिखा है, यहाँ विल भी लिखा है, फ्यूचर थोड़ी ना था। हैज बिन लिखा हुआ है, हैज के साथ कैसे लगेगा? आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45, द कैशियर हैड फिनिश्ड द असाइन्ड टास्क ऑन टाइम। अच्छा, हैड फिनिश्ड जिसका मतलब है हैज या हैव। हैज या हैव क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मैं पागल हो गया। हैड प्लस V3 रहेगा, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं बदलता, तो हैड का हैड छोड़ेंगे। अच्छा, ये V3 है तो B को V3 में रख दो। V3 क्या होता है? बिन।
तो क्या करेंगे, हैड प्लस बिन प्लस V3। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज फिनिश्ड, यहाँ लिखा हुआ है हैज बिन फिनिश्ड, यहाँ लिखा हुआ है इज फिनिश्ड, यहाँ लिखा हुआ है हैड बिन फिनिश्ड। आंसर कौन सा होगा, हैड का हैड छूटेगा, राइट। नेक्स्ट, द कॉन्सर्ट टिकट्स वर बॉट बाय, अच्छा वॉज या वर प्लस V3, इसका मतलब कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव करेंगे तो वॉज या वर देख के हम ये कह सकते हैं कि बी अपने पास्ट के फॉर्म में होगा, या ऐसे बोलूं कि ये बी पास्ट फॉर्म में था, तो जब मेन वर्ब रहेगा तो पास्ट में रहेगा। पास्ट किसको बोलते हैं, V2 को बोलते हैं। सो बाय का V2 विच मीन्स बॉट होना चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा इसके साथ, बॉट है लेकिन हैज लिखा हुआ, तो ये V3 हो गया, मैं V2 चाहिए। बाइज नहीं चाहिए, इज बाइंग नहीं चाहिए, बॉट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, इनायत डिड नॉट ग्रीट हर, लिखा हुआ है इनायत डिड नॉट ग्रीट हर। समझाता हूं ये सवाल, आराम से समझना। लिखा हुआ है डिड नॉट ग्रीट हर। मैं बस ये चाहता हूं कि ये सब क्वेश्चन ना देख के आपको ये तकलीफ ना हो कि इसका कैसे बनेगा। देखो यहां पे डिड और ग्रीट अलग अलग क्यों आया, क्योंकि इसमें नेगेटिव था सेंटेंस। चलो मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूं। क्या मैं इसको ये लिखूं कि इनायत डिड ग्रीट हर, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? अच्छा अगर मैं इसको और शॉर्ट करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इनायत ग्रीटेड हर। बात तो वही है, यही ग्रीटेड खुल के क्या बना, डिड, डिड के बाद क्या लगा, बेस फॉर्म। तो अगर मैं इसको खोलना नहीं चाहता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि इनायत ग्रीटेड हर। अच्छा जब हम इस चीज को पैसिव करेंगे, इस चीज को जब हम पैसिव करेंगे तो कैसे बनेगा, ये ग्रीटेड V2 में है तो हम बी को V2 में रखेंगे तो क्या बनेगा, वॉज या वर, और उसके बाद लगेगा V3। अगर इस सेंटेंस का आप इस तरीके से बना रहे हो तो ये सेंटेंस का क्या टेंस चेंज है, चीजें तो सेम ही है, सिर्फ क्या हुआ नॉट लगाना था तो हमने यहां से डिड को अलग कर दिया और उसके बाद बेस फॉर्म ग्रीट लगा दिया, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है। या अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो ये जो डिड लिखा हुआ है ये क्या है, ये डू का V2 है या नहीं। डू के कितने फॉर्म्स बनते हैं, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, यही तो बनता है। तो अगर हमने यहाँ पे डिड लिखा है तो बताओ V2 लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा V2 को जब चेंज करेंगे तो वॉज या वर प्लस V3 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बात घुमा फिरा कर वही हो रही है कि यहाँ पे वॉज या वर होना चाहिए, उसके बाद V3 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन पे आ जाओ। लिखा हुआ है शी वॉज नॉट ग्रीटेड, वॉज लिखा है ग्रीटेड लिखा है, ठीक लग रहा है। वॉज नॉट बीइंग ग्रीटेड, ऊपर कहीं ING का जिक्र नहीं था तो बीइंग लगाने की जरूरत नहीं है। शी वॉज नॉट एट ऑल, हम अपने मन से ना कुछ हटाएंगे ना हम अपने मन से कुछ लगाएंगे, एट ऑल कहां से आ गया, गलत है। वॉज नॉट गोइंग टू ग्रीटेड, कहां से गोइंग वर्ड आ गया, ऊपर तो वर्ब था ही नहीं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये बातें बताई थी नीचे वाली, ध्यान रखना उसका भी। 48 पे बढ़ेंगे, मीनाक्षी कुड हैव सेंट अ रिप्लाई। देखो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है, क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कुड हैव सेंट। अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता तो ये जो सेंट लिखा हुआ था ये सेंट ना हो के इसके पहले कोई ना कोई बी का फॉर्म होना चाहिए था। बी का फॉर्म मतलब क्या, या तो बेस फॉर्म होगा तो बी होगा, प्रेजेंट टेंस होगा तो इज एम आर होगा, आर होगा, पास्ट टेंस होगा तो वॉज या वर होगा, V3 होगा तो बिन होगा, V4 होगा तो बीइंग होगा। कुछ भी यूज्ड है क्या यहाँ पे, नहीं है। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। इसको पैसिव करना है, अब पैसिव करना बहुत आसान है, क्यों, हमने मॉडल वाला पढ़ा तो था कि मॉडल मॉडल छूटता है, तो मॉडल का परफेक्ट भी बना देंगे तो मॉडल मॉडल ही छूटेगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड कुछ भी लगा दो, उसके बाद होता तो बेस फॉर्म ही है, और ये हैव अपने आप में बेस फॉर्म है। तो ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे हैव है तो वो हैड बन जाएगा या हैज बन जाएगा, फिर तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ समझो, मैं बोल रहा हूं कि ये जो कुड लिखा हुआ है ये तो एक मॉडल है ना, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है। हैव फैमिली का बेस फॉर्म क्या होता है, हैव ही होता है। इसका मतलब अगर मैं यहां कुड करूं, शुड करूं, विल करूं, वुड करूं, मे करूं, माइट करूं, कुछ भी कर दो, रहेगा तो ये हैव ही। इसका मतलब जिस तरीके से हम इसको नहीं बदलते हम इसको भी नहीं बदल सकते, तो कुड हैव का कुड हैव रह जाएगा। अब जो एक्सपेरिमेंट, जो हमें ऑपरेशन करना है वो इस वर्ड का करना है, कर देते हैं। मॉडल प्लस बी प्लस V3 बनता है तो बी लगाया और फिर क्या कर दिया, सेंट, जिसका मतलब है हमारे आंसर में क्या होना चाहिए, कुड हैव, अच्छा सॉरी ये V3 है ना, माफ कीजिएगा उल्टा बोल दिया मैंने। कुड हैव मॉडल परफेक्ट है, इसके बाद V3 लगता है तो V3 में क्या लिखा हुआ है, सेंट। V3 क्या बनेगा, बी का बिन बनेगा, तो क्या हो जाएगा, कुड हैव बिन सेंट। मैंने क्या बोला समझे ना, अगर यहाँ पे कुड सेंड लिखा होता तो ये बेस फॉर्म होता तो हम यहाँ बी लगाते। यहाँ कुड हैव सेंट लिखा हुआ था जो V3 था, तो V3 के लिए बी भी V3 में आएगा, तो क्या हो जाएगा, कुड हैव बिन सेंट। यहाँ लिखा है कुड हैव सेंट, नहीं चाहिए, कुड हैव बिन सेंट हो सकता है। कुड हैव बिन सेंड लिखा हुआ है, सेंड नहीं सेंट होगा। कुड हैव बी नहीं चाहिए, बिन चाहिए हमें, गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 49,
द स्कूल विल हायर, अच्छा विल हायर की जगह पे क्या होगा, विल बी हायर्ड होगा कि नहीं, आर लिखा है, विल बी हायर्ड, विल ज्वाइन, विल बी हायरिंग, एक ही आंसर है, सिंपल सवाल है। द टीनेजर डिलीवर्ड द स्पीच, डिलीवर्ड क्या है, V2, जिसको चेंज करेंगे B प्लस V3 में, तो ये B क्या बनेगा, B का पास्ट क्या होता है, वॉज एवर, उसके बाद क्या होगा V3, ढूंढो, वॉज डिलीवर्ड, इज डिलीवर्ड नहीं हो सकता, हैज बीन डिलीवर्ड नहीं हो सकता, वॉज बीइंग कहां से हो जाएगा, गलत है, आंसर क्या है, नंबर 1। 51, आई हैव बुक्ड एन अपार्टमेंट इन द न्यू रेसिडेंशियल कॉलोनी, लिखा हुआ है आई हैव बुक्ड, चेंज करेंगे तो क्या होगा, हैज या हैव, फिर क्या लगेगा, बिन, फिर क्या लगेगा V3, तो क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस बिन प्लस बुक्ड, यही तो होगा, इज लिखा हुआ है, हैज बिन बुक्ड, हैड बिन बुक्ड, गलत है, हैव बिन बुक्ड हो सकता है, नहीं हो सकता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, सेंटेंस पढ़ना जरा, एन अपार्टमेंट, कितने अपार्टमेंट है भाई, एक, अगर एक है तो हैव कैसे लगा रहे हो, गलत है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ेंगे 52 की तरफ, मिस्टर अमर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, सेंटेंस से गलत लग रहा है, मिस्टर अमर रिफ्यूज्ड हिज एडमिटेंस होना चाहिए था, ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन एनीवेज अब जो है हमें तो उससे ही काम चलाना पड़ेगा, रिफ्यूज लिखा हुआ है यहाँ पे, V2 है, चेंज करेंगे तो क्या होगा, वॉज एवर प्लस V3, वॉज एवर प्लस रिफ्यूज्ड, आ जाओ, वॉज रिफ्यूज्ड, शैल बी रिफ्यूज्ड, विल बी रिफ्यूज्ड, वुड बी रिफ्यूज्ड, आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मिस्टर अमर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ये सेंटेंस मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, हालांकि पैसिव बिल्कुल ठीक बनाया है, देख लेंगे। 53, ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन टॉट बाय हिम फॉर डंकीज ईयर्स, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हैज बीन टॉट, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो हैज या हैव बनना चाहिए, उसके साथ V3 बनना चाहिए, V3 कैसे में पता चल रहा है, यहाँ पे बिन लिखा हुआ है जो B का V3 होता है, सो V3 होना चाहिए, सो होना चाहिए हैज या हैव प्लस V3, हैज बिन आंसर नहीं है, हैड बिन आंसर नहीं है, इज नहीं हो सकता, हैज बिन आंसर नहीं है, आप बोलोगे सर चारों में से कोई भी आंसर नहीं है, क्वेश्चन गलत था, चैलेंज हुआ होगा, मार्क्स भी मिले होंगे सबको, ठीक है, क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन 54, द बेकर बेक्ड द केक, अच्छा बेक्ड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वॉज या वर्ब प्लस V3 बनेगा कि नहीं बनेगा, सो वॉज या वर्ब प्लस बेक्ड होना चाहिए, यहाँ हैज बीन बेक्ड है, गलत है, हैज बीन बेकिंग है, गलत है, हैड बीन बेक्ड है, गलत है, वॉज बेक्ड है, सही है, वॉज या वर्ब प्लस V3 होना चाहिए। और फेमस कंपनी कंडक्टेड द वर्कशॉप, कंडक्टेड लिखा हुआ है भाई साहब, कंडक्टेड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, चेंज करेंगे B को दूसरे फॉर्म में रखेंगे, वॉज या वर्ब प्लस क्या बनेगा, V3 बनेगा, सो वॉज या वर्ब प्लस कंडक्टेड होना चाहिए, वॉज कंडक्टेड है, हैड बीन कंडक्टेड है, नहीं हो सकता, इज कंडक्टेड है, नहीं हो सकता, वर कंडक्टेड है, हो सकता है। 1 और 4 में क्या डिफरेंस है, द वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड, द वर्कशॉप वर कंडक्टेड, वर्कशॉप कितने हैं, एक ही तो है, अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्क कंडक्टेड होगा, वॉज कंडक्टेड होगा, ऑब्वियसली वॉज कंडक्टेड होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ेंगे 56 पे, लिखा ही हैज रिटन अ बेस्ट सेलिंग नोवेल, लिखा ही हैज रिटन, फिर से एक्टिव वॉइस में है तो हैज या हैव होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज्ड है, तीसरा, तो हम B को भी रखेंगे तीसरे फॉर्म में, B का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बिन, और V3 तो फिक्स्ड है, तो हम ढूंढ रहे हैं हैज या हैव प्लस बिन प्लस रिटन, हैज बिन रिटन, वॉज बीइंग रिटन नहीं हो सकता, वॉज रिटन नहीं हो सकता, वुड हैव बीन रिटन नहीं हो सकता, आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1। अगला, ही रोट एन इंस्पायरिंग स्पीच फॉर द इवेंट, रोट का मतलब क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, चेंज करेंगे वॉज या वर्ब प्लस V3 में चेंज होगा, सो रोट को जब हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वॉज या वर्ब प्लस रिटन, या हैज बिन रिटन है, गलत है, इज रिटन है, गलत है, वॉज रिटन है, वॉज बीइंग रिटन है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, ING तो कहीं था नहीं। देखो मैं ये नहीं बता रहा कि इसका आंसर क्या होगा, वो तो आंसर की आते के साथ जो भी बच्चे हैं वो डाउनलोड करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में सोचना कैसे, मैं ये बता रहा हूं कि एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए, तो आप यहां प्रैक्टिस के मकसद से आए हो, आप आंसर जानने नहीं आए हो सकता है बीच में फ्लो में, और ये सारे टीचर्स के साथ होता है कि कभी कभी हम लोग गलत आंसर बोल जाते हैं, और जैसा मैंने पहले भी एक प्रीवियस वीडियो में बोला है कि पढ़ाते पढ़ाते क्या प्रॉब्लम होती है ना, और आप भी अगर ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो कहीं क्लासेस, आपको ये बात पता होगी, जब मैं क्वेश्चन में 57 पे हूं ना, तो मेरा दिमाग ऑलरेडी क्वेश्चन में 65 66 तक पहुंच चुका है कि आगे ये है या ये पढ़ाना है, आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये सब चीजें दिमाग में चल रही होती है ऑलरेडी, तो बहुत बार हम लोग एज अ टीचर एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, तो बोलना चाह रहा हूं मैं B, मैं मार्क भी कर रहा हूं मैं B और लिख भी रहा हूं मैं B, पर मेरे मुंह से निकलेगा C, ऐसा होता है, तो अगर ऐसा होगा कभी तो हाथ जोड़ के विनती है माफ करना,
ये इस चीज का ध्यान रखना कि आप यहां आंसर जानने नहीं आए हो, आप यहां पे ए सोल्यूशन देखने आए हो, बी अप्रोच सीखने आए हो, और सी इससे रिलेटेड रूल सीखने आए हो। तो आप उसका अप्रोच हमेशा वीडियोस देखते हुए ये रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 58 पे आएंगे। ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नर, लिखा हुआ ही वॉज गिवन पैसिव वॉइस, ठीक। वॉज देखे क्या पता चला कि बी कौन से फॉर्म में है, पास्ट में। इसका मतलब मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होगा, पास्ट में होगा। पास्ट क्या होता है, V2, और इसका मेन वर्ब क्या था, गिवन, तो V2 क्या होगा, गेव। हम लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें गेव लिखा हुआ है, गेव है। यहाँ पे गिव वाला वर्ड ही नहीं है, यहाँ पे गिव वाला वर्ड ही नहीं है, यहाँ पे कहीं पे गिव वाला वर्ड ही नहीं है। क्या सिंपल क्वेश्चन है यार। आंसर क्या होगा 58 का 1। 59, वी हैव टू से लिटिल इन दिस मैटर, ठीक है। अच्छा यहां पे देखना हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में क्या यूज किया हुआ है, हैव। मेन वर्ब के फॉर्म में क्या यूज किया हुआ है, इन्फिनिटिव टू से। प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, फिर से कवर कर रहा हूं। जब भी आप इन्फिनिटिव को चेंज करते हो तो 2 + V1 बन जाता है 2 + B + V3। ये चीज कहां लागू होती है, जहां पे मेन वर्ब के फॉर्म में सेंटेंस में इन्फिनिटिव दे दिया है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेन वर्ब के फॉर्म में इन्फिनिटिव दिया हुआ है। सो वी हैव टू से को हम जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो बदलता नहीं है, जिसका मतलब हैव का हैज, हैव का या तो हैज रहेगा या तो हैव रहेगा। उसके बाद ये जो टू से है ना, हम इसे पैसिव करेंगे और क्या बना लेंगे, 2 + B + V3, जिसका मतलब है टू बी सेड होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे टू बी सेड लिखा हुआ है। यहाँ टू बी सेड है, यहाँ भी टू बी सेड है, यहाँ पे टू बी सेड है, यहाँ बी सेड है, बी सेड नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है वी हैव टू से लिटिल, यहाँ लिखा हुआ है लिटिल हैड टू बी सेड। हैड कहां से आया भाई, हमें तो हैज या हैव चाहिए। लिटिल हैज टू बी सेड हो सकता है। इन दिस मैटर लिटिल इज टू बी सेड, इज कहां से आ गया, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। 60 पे बढ़ेंगे। द नोवेल्स ऑफ डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस की बात हो रही है। द नोवेल्स ऑफ डिकेंस आर बीइंग रेड बाय मयंक, लिखा हुआ है आर बीइंग रेड। कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है। क्या होना चाहिए, देखो हेल्पिंग वर्ब तो जो है वही रहेगा, इसका मतलब इज एम आर का इज एम आर रहेगा, ठीक है। अच्छा बीइंग जो है उसे जब हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो वो रीडिंग बन जाएगा। बीइंग रेड क्या बन जाएगा, रीडिंग बन जाएगा, क्योंकि ये V4 था। इसका मतलब मेन वर्ब जरूर V4 में रहा होगा। V4 क्या होता है, रीडिंग। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे इज एम आर के बाद रीडिंग लिखा हुआ। यहाँ पे हैज है, नहीं हो सकता। वॉज है, नहीं हो सकता। इज रीडिंग है, हैड बीन रीडिंग है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। द शेफ प्रिपेयर्स द मील विथ ग्रेट केयर, लिखा हुआ द शेफ प्रिपेयर्स। प्रिपेयर्स को हमने जब चेंज किया, चूंकि प्रेजेंट टेंस है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, इज एम आर + V3 बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रेजेंट टेंस है ना, इसका मतलब बी का प्रेजेंट टेंस लगेगा। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इज एम आर + V3, जिसका मतलब है इज एम आर + प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां इज एम आर प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है। यहाँ विल बी प्रिपेयर्ड है, हैज बीन प्रिपेयर्ड है, इज प्रिपेयर्ड है, वॉज प्रिपेयर्ड है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62, द रिसर्च टीम इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, वर्ब हमें मिल गया है, क्या लिखा हुआ है, इज कंडक्टिंग। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जिसका मतलब इज एम आर तो रहेगा ही। अच्छा बी कौन से फॉर्म में रहेगा, मेन वर्ब जिस फॉर्म में, मेन वर्ब कंडक्टिंग V4 में है, इसका मतलब बी का फॉर्म किस में रहेगा, V4 में रहेगा। क्या होगा, बीइंग, और फिर क्या यूज करेंगे, कंडक्टेड। जगह कम है, लिखा हुआ है इज एम आर + बीइंग कंडक्टेड। ऑप्शन पे आ जाइए, आर कंडक्टेड, हैव बीन कंडक्टेड, हैव कहां से आ गया, वर बीइंग कंडक्टेड, ये कहां से आ गया, आर बीइंग कंडक्टेड, ये हो सकता है। अच्छा ऑप्शन नंबर 1 में ना आर कंडक्टेड लिखा हुआ था, जबकि हमें बीइंग कंडक्टेड चाहिए था, तो ये भी गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, अ प्ले वॉज परफॉर्म्ड बाय द कॉमेडियन, लिखा हुआ है वॉज परफॉर्म्ड। अच्छा वॉज मतलब क्या, V2, राइट। जब हम इसको एक्टिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2, इसीलिए क्योंकि वॉज जो है वो बी का V2 होता है, बी का पास्ट होता है, तो जो मेन वर्ब रहा होगा जरूर पास्ट में रहा होगा, जिसका मतलब V2 होना चाहिए। V2 मतलब क्या, परफॉर्म्ड, और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। परफॉर्म लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, वर्ब भी चेंज कर दिया, परफॉर्म्स लिखा हुआ है, परफॉर्म्ड लिखा हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। Why didn't she bring her son to my house? अच्छा why का y छूटेगा, लिखा है didn't she bring, इसका मतलब यहां पे वर्ब क्या है, did not she bring से अगर हम वर्ब निकालते हैं तो हेल्पिंग वर्ब है did, मेन वर्ब है bring। वही वाली बात है, थोड़ी देर पहले बताया था, did क्या होता है, पास्ट होता है, जिसका मतलब है अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बनना चाहिए, पास्ट बनना चाहिए। बी तो अपना पास्ट फॉर्म ही लेगा, जिसका मतलब है वॉज या वर्ब बनना चाहिए। अच्छा ब्रिंग क्या बनेगा, ब्रॉट बनेगा, जिसका मतलब है हमें वॉज या वर्ब + ब्रॉट चाहिए। यहाँ इजंट लिखा हुआ है, गलत है। वॉजंट लिखा हुआ है, वॉजंट लिखा हुआ है, इजंट लिखा हुआ है, गलत है।
अब दोनों ऑप्शन में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। लिखा हुआ है व्हाई वाजंट हर सन ब्रॉट बाय हर टू माय हाउस, उसके द्वारा क्यों नहीं लाया गया उसके बेटे को हमारे घर। 3 में व्हाई वाजंट हर सन ब्रॉट टू माय हाउस, देखो फिर से वही वाला है, मैं कह रहा हूं एसएससी का पैटर्न अब नया ये होने वाला है कि बाय कहां हटेगा बाय कहां रहेगा। देखो यहां पे बाय किसके द्वारा लाया जाएगा ये चीज तो ऑब्वियस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कोई भी ला सकता है उनके बच्चे को, हो सकता है उनके फादर साहब लेके आ जाए, उनका भाई लेके आ जाए। तो यहां बाय हर लिखना जरूरी था, ये शी अंडरस्टूड नहीं था। अगर यहां लिखा होता व्हाई डिडंट समवन ब्रिंग, तो हम यहां लिखते हैं बाय समवन, फिर हम कहते हैं वो हटा सकते हैं। पर यहां पे स्पेसिफिक प्रोनाउन है तो हम क्यों हटाएंगे उसे। आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। लिखा ही हैड क्लीन्ड द बाथरूम, हैड प्लस V3 है, चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, क्लीन्ड V3 है विच मींस बिन क्लीन्ड बनेगा और हैड का हैड छूटेगा। हैड है, हैज है, गलत है, हैज है, गलत है। बिन प्लस V3 होना चाहिए है, यहां बिन नहीं है भाई साहब, गलत हो जाएगा ये वाला। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। 66 वी शुड क्लीन द हाउस रेगुलरली, फिर से मॉडल प्लस बेस फॉर्म है, शुड का शुड छूटेगा, फिर क्या लगेगा, बेस फॉर्म क्या होता है बी प्लस V3, मतलब बी प्लस क्लीन्ड ढूंढ रहे हैं हम। बी क्लीन्ड कहां लिखा हुआ है, यहां बीइंग क्लीन्ड है, गलत है। बी क्लीन्ड है, बी क्लीन लिखा हुआ है, क्लीन्ड चाहिए हमें, गलत है। बिन क्लीन्ड लिखा हुआ है, गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। 67 His father's arm was bandaged by the kind nurse, लिखा हुआ है was bandaged, पैसिव वॉइस मिला, ये बी का पास्ट फॉर्म है और उसके साथ V3 लिखा हुआ है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। हम जब इसे एक्टिव में चेंज करेंगे तो मेन वर्ब भी कौन से फॉर्म में होगा, पास्ट फॉर्म में होगा, पास्ट टेंस में होगा वर्ब, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, दूसरा। वर्ब क्या था, बैंडेज, तो V2 क्या बनेगा, बैंडेज्ड, पर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। यहां लिखा हुआ है बैंडेजेस, गलत है। बैंडेज्ड, हैड बैंडेज्ड, गलत है। हैज बैंडेज्ड, गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। 68 रोहित डिड नॉट स्लैप कुणाल, रोहित ने कुणाल को थप्पड़ नहीं मारा। देखो फिर से वही वाली बात है, यहां जैसे हमने डिड देखा, ये बात तो हम प्रिपेयर्ड है ना कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, जिसका मतलब है हम जब इसे चेंज करेंगे तो वॉज या वर तो होगा ही और उसके साथ V3 होगा। स्लैप का V3 क्या होता है, स्लैप्ड होता है। तो नॉट वर्ड लगा के हमें यही चाहिए कि वॉज या वर प्लस स्लैप्ड होना चाहिए। यहाँ हैज लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। वॉज लिखा हुआ है, हो सकता है। हैड लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। वॉज लिखा हुआ है पर यहाँ बीइंग आ गया, बीइंग कहां से आया, ऊपर तो आईएनजी था नहीं, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। लिखा हुआ है विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, लिखा हुआ है विल यू गिव मी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, मेन वर्ब क्या है, गिव, इसका मतलब कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव करेंगे तो क्या होगा, विल बी गिवन, यही तो होगा। विल का विल छूटेगा, प्लस मॉडल का जब हम पैसिव करते हैं तो बी लगता है, V3 लगता है, तो क्या होगा, विल बी गिवन। यहां विल बी गिवन, वुड तो नहीं हो सकता, विल बी गिवन हो सकता है, वुड तो नहीं हो सकता। अब दोनों में से क्या डिफरेंस है, फर्स्ट में लिखा विल यू बी गिवन, अच्छा यहां का सब्जेक्ट क्या था, विल यू गिव मी, ये सब्जेक्ट था। तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो ये उठ के बाद में ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, मतलब बाय प्लस एजेंट बन जाएगा ना, सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते, तो गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इस चैनल में काफी कंटेंट है। जिस तरीके से अभी मैं CGL का टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहा हूं, इसके पहले मैंने इंप्रूवमेंट का वीडियो डाला, CGL की बात कर रहा हूं मैं, EDM का डाला, स्पॉटिंग एरर का डाला, क्लोज टेस्ट का डाला, फीलर्स का डाला, अभी मैं एक्टिव पैसिव डाल रहा हूं। इसी तरीके से मैंने CHSL भी कवर किया है और CPO भी कवर किया है, ठीक है। उसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो को खत्म करने के बाद अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो इस चैनल से, तो आप वो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेकआउट करना। वहां पे काफी यूजफुल वीडियोस हैं जिसपे काफी अच्छा जो मतलब रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का वो भी आया हुआ है। इसका मतलब ठीक ठाक कंटेंट मैंने अपलोड किया है, जाना देखना और एंजॉय करना उस कंटेंट को। साथ ही साथ में अगर चैनल पे नए हो तो फिर से आपसे सेम रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करते जाना, एक लाइक करना, प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना। साथ ही साथ में इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस आए उसमें से कितने करेक्ट किया आपने वो भी मुझे जानना है, तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। 70 नंबर, द इशू हैज बीन सक्सेसफुली रिजॉल्व, क्या आपको यहां पे बिन जो कि बी का फॉर्म है उसके साथ V3 दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में। अच्छा हेल्पिंग वर्ब तो नहीं चेंज होता, इसका मतलब हैज का हैज रहेगा, हैव का हैव रहेगा, या हैज या हैव रहेगा। और उसके साथ ये बिन कौन से फॉर्म में था, V3 में था। तो बी का जो फॉर्म हम यूज करते हैं पैसिव में, एक्टिव में जरूर वो मेन वर्ब का फॉर्म रहता है।
इसका मतलब जरूर क्या रहा होगा, V3 रहा होगा। वर्ब क्या था, रिजॉल्व। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे हैज रिजॉल्व या हैव रिजॉल्व लिखा हुआ है। यहाँ पे रिजॉल्व्स लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। यहाँ पे हैज रिजॉल्व लिखा हुआ है, हो सकता है। हैज रिजॉल्व लिखा हुआ है, हो सकता है। यहाँ पे कहीं हैज नहीं लिखा हुआ, गलत है। अब दोनों में से कोई एक आंसर है। सब्जेक्ट क्या था, द इशू। यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, द इशू। कभी आंसर हो सकता है क्या, ये उठ के बाद में जाएगा ना। सो आंसर क्या होगा, द कस्टमर केयर। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट सवाल है और कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा थंबनेल निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। एनीवेज आसान सवाल है, जल्दी से मैं खत्म करूंगा इसको। लिखा है गिल स्कोर्ड 3 सेंचुरीज इन टाटा, ये थंबनेल नहीं, लोगो, मैं गलती से थंबनेल बोल गया, लोगो। गिल स्कोर्ड 3 सेंचुरीज इन टाटा आईपीएल 2023। अच्छा, स्कोर्ड लिखा हुआ था, इसका मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म था भाई, दूसरा। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वॉज एवर प्लस V3, यही तो बनेगा। बी का फॉर्म लेगा पास्ट का, तो वॉज एवर प्लस V3। तो हम ढूंढ रहे हैं वॉज एवर प्लस स्कोर्ड। यहां हैज लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। वर लिखा हुआ है, पर वर के साथ बीइंग भी अगर आप देख पा रहे हैं तो गलत है। वर लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको कुछ सिखा कर गया, साथ ही साथ में आपने एंजॉय किया मेरा पढ़ाना, मैंने एंजॉय किया इस वीडियो में पढ़ाना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, वीडियो कैसा लगा, मुझे इंतजार रहेगा। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।